मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी के चैनल पर। मैं नवनीत सिंह राठौर आप सभी के सामने हमारे पीएससी में चयनित फिर से 3 जो नए युवा हैं उनके साथ हम बैठे हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हम आपके ही जो आप देख रहे हैं आपके ही हित के लिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कोशिश की जाए, कैसी कोशिश की जाए, क्या हमें तैयारी के लिए करनी चाहिए, उन बातों पे हम विशेषकर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको दोबारा मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि दिल्ली आईएएस एकेडमी पीएससी के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए तैयारी कराने वाली प्रमुख संस्था है, जहां से इस वर्ष काफ़ी अच्छे संख्या के साथ हमारे बच्चे शानदार प्रदर्शन किए हैं और सेलेक्ट भी हुए हैं, चयन भी हुआ है। ये दिल्ली आईएएस एकेडमी, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, युवा दिवस भारत के हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन हमने इस संस्था का नींव डाला था। तब से हम युवाओं के लिए ही कार्य करते जा रहे हैं। उनकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम संस्था में जो पीएससी की तैयारी है, जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू की कक्षाएं और मॉक ड्रिल इंटरव्यू लेते आ रहे हैं। तो आइए हम इसी संदर्भ पे हम आगे बात करते हैं। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं सुमित गुप्ता जी, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 26वें रंग के साथ डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है सुमित जी। थैंक यू सर। उसके बाद हमारे सामने श्री अंकित सिंह राजपूत जी हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 49वें रैंक के साथ अपना नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किए हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। पेशे से दंत चिकित्सक हैं, हम स्वागत करते हैं। और उसके बाद अंतिम में जो बैठे हैं श्रीमान राहुल साहू जी, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 61वें रैंक के साथ नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किए हैं। आप तीनों को दिल्ली आईएएस परिवार की ओर से बधाई हो। पहले अब हम इसमें कुछ चीज़ें हम जानना चाहेंगे कि किस मतलब आप उन युवाओं के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं जो इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों का जो मार्गदर्शन होगा वो हमारे जो देखने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए लाभकारी होगा। तो शुरुआत मैं करता हूँ अंकित जी से। जी आप अपना थोड़ा जानकारी दें। जी मेरा नाम अंकित सिंह राजपूत है और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा तखतपुर से की है। मैं स्कूल तखतपुर का ही रहने वाला हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से रायपुर से किया है। और पेशे से मैं, जैसा कि आपने बताया, कि मैं डेंटिस्ट हूँ। तो डेंटिस्ट्री की पढ़ाई के बाद 2018 में मैंने सीजीपीएससी की ओर अपना रुख किया और उसके बाद फिर 2018 में मैंने दिल्ली आईएएस एकेडमी को ज्वाइन किया था। यहीं से मैंने अपने मेंस की तैयारी की और इंटरव्यू की तैयारी की और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस स्थान पर बैठा हूँ आपके साथ। तो अंकित जी, मेरे मन में एक कौतूहल हो रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र से आप सीधे प्रशासन में आने का सोचे आप, क्योंकि चिकित्सा की पढ़ाई ही अपने आप में बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। आपने उतना मेहनत करने के बाद उस फील्ड को छोड़ के आप प्रशासन में लोक सेवा पे आए। जी चिकित्सा के क्षेत्र, जैसा कि आपने बताया कि मैं एक डेंटिस्ट था और एक डेंटिस्ट होते हुए मैं केवल दांतों के इलाज, यानी कि लोगों की दर्द का इलाज ही कर पाता था और एक सीमित क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे पाता था। और प्रशासन एक ऐसा मंच है जहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ या ज़्यादा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकता हूँ। एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें मेरी रुचि थी हमेशा आने की। तो मुझे ऐसा लगा कि डेंटिस्ट होने के साथ साथ अगर मैं प्रशासन में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवाएं दे सकूँ तो शायद मेरे लिए बेहतर जीवन होगा। क्या आपको ऐसा, मतलब हमारे स्टूडेंट्स सब देख रहे हैं और
जो YouTube में आते हैं बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, और उनको आप बता सकते हैं कि जो कोचिंग क्लासेस होते हैं किसी गुरु के मार्गदर्शन में चीज़ों को पढ़ना और उनके बताए हुए तय समय पे चीज़ों को कंप्लीट करना, ये कितना महत्वपूर्ण होता है? जी सर, ऐसा है कि अगर हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो इसमें ये लाभ होता है कि हम एक ऐसे पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व के साथ हमेशा जुड़ाव महसूस करते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उनके व्यक्तित्व के साथ हम ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की एक अपनी अलग जगह है, अलग पहचान है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर फिजिकल रूप में पढ़ना, इसका एक अलग महत्व बन जाता है, जो कि आपके चयन में या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको लाभ पहुंचाता है। मतलब मित्रों देखिए, अभी आप लोगों के सामने में सभी ऑप्शन खुले हुए रहते हैं। ऑनलाइन शिक्षा भी है, जो नहीं आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन है, जिसमें उनको प्रत्यक्ष रूप से जितने भी शंका समाधान हैं और क्लासेस मिलते रहती हैं। तो अंकित जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप दिल्ली IAS में कोई कक्षाएं किए थे आपने? ये सर, मैंने दिल्ली IAS एकेडमी में अपनी मेंस की पूरी कक्षाएं ली और मैंने यहाँ पे इंटरव्यू की भी तैयारी की है। सौरभ सर से और तैयारी करने के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा जो मतलब लाभ मिला है वो ये है कि शायद ज्ञान तो मैं कहीं से भी अर्जित कर सकता था, पर जो अपने व्यक्तित्व में बदलाव है, जिसको मैं पूरी ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगा, वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिल पाता। और दिल्ली IAS एकेडमी की एक और अच्छी बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ, या मैंने अपने फीडबैक में भी ये लिखा है मेरे रिज़ल्ट आने के पहले भी, कि यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, पार्किंग में रहने वाले भैया से लेकर स्टाफ में बैठने वाले जितने भी भैया हैं, वो मुझे यहाँ पे एक ऐसी संस्कृति प्रोवाइड कराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ सर जो जिस तरह का कल्चर यहाँ पे तैयार करके रखें, वो यहाँ के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। तो ये चीज़ें मुझे इस एकेडमी की बहुत अच्छी लगी थी, जो मैं हमेशा जब भी जितने लोगों से मिलता हूँ ये कहता हूँ। जी जी, निश्चित रूप से, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर तो हज़ारों विद्यार्थी आते हैं, सफलता कुछ एक को मिलती है, लेकिन जो सफलता के शिखर तक पहुँचने से चूक जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करके जाते हैं मित्रों, और वो ज्ञान कभी किसी का खाली नहीं जाता। आप उस ज्ञान से एक अच्छे इंसान भी बनते हैं, अच्छा सोच और अच्छा विचार भी आपके में डेवलप होता है, जो आपको हर क्षेत्र में काम आता है। तो अंकित जी, अंतिम मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि आपने मेंस किया है और इंटरव्यू की क्लास की थी, इंटरव्यू भी आपने, मॉक ड्रिल इंटरव्यू हमारे यहाँ जो हुआ था, तो मॉक ड्रिल इंटरव्यू हुआ था, वो आपके लिए सहायक हुआ था आपके लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में? जी बिल्कुल, वैसा कहना चाहूँगा, ये अतिशयोक्ति नहीं है बिल्कुल भी, कि सौरभ सर ने जिस तरह से मेरा मॉक इंटरव्यू लिया और जिस तरह के सवाल मुझसे पूछे गए और जो रिस्पांस मैंने सर को दिया और उसके बाद उनका जो फीडबैक था मेरे प्रति, तो ये सारी चीज़ें मुझे जो मेरी जो अंतिम साक्षात्कार की जो हुई लोक सेवा की तरह, जो मुझे मतलब मेरा जब साक्षात्कार लिया गया तो वो उसी तरह का था जैसे यहाँ पे दिल्ली IAS एकेडमी में सौरभ सर ने लिया था। तो वो जो उनके जो सवाल थे वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस सवाल के आंसर अच्छे से और आराम से किसी अपने व्यक्ति के साथ शेयर किए। तो मेरा जो इंटरव्यू था मुझे एक बातचीत की तरह ही लगा था, और जहाँ मुझे समय का बिल्कुल पता नहीं चला। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस आपका कहीं पे लूज ही नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जो बैलेंस है, जो इंटरव्यू देने के जाने से पहले और उस इंटरव्यू देने के दौरान जो बैलेंस जरूरी होता है, वो बैलेंस मुझे मॉक इंटरव्यू में यहीं से मिल गया था। चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो देखिए, जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, वो व्यक्ति कहीं पर से अपने आप को कमज़ोर नहीं साबित होने देता है, और ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो एक चिकित्सक को आज प्रशासनिक पद पर बैठा के आपके सामने यहाँ पर उदाहरण के रूप से प्रस्तुत कर दिया है। आपको डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम आते हैं हमारे सुमित गुप्ता जी के पास। ये नवनियुक्त जिले के उप कप्तान जी बन गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सुमित गुप्ता जी। और DSP जिसको बोला जाता है, तो हमारे
उप कप्तान साहब सुमित गुप्ता जी को तो सबसे पहले दिल्ली आईएएस एकेडमी के परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई सर। थैंक यू। आपने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 26वां स्थान प्राप्त किया है और उससे परिवार, समाज और कहीं ना कहीं हम भी गौरवान्वित हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सुमित जी, आप थोड़ा सा बताएं हमें अपने बारे में। सर, जैसे आपने बताया, मेरा नाम सुमित गुप्ता है। मैंने अभी CGPSC 2019 में 26 रैंक मेरी है और मुझे DSP अलॉट हुआ है। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से BTech भुवनेश्वर से की है और उसके बाद से मैं 2019 के बाद से मैं PSC की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं एग्ज़ाम दिया था। ये मेरा सर सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था और सेकंड में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्रैक हो गए और 26 रैंक मुझे मिली। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद चूक जाने के बाद इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट किया। सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने ऐसा अपना लक्ष्य को निर्धारित करके ये रखे कि इनका प्री निकला, प्री के बाद मेंस भी निकला और मेंस के बाद इंटरव्यू इन्होंने क्रैक किया और आज आपके सामने DSP पद लेके बैठे हुए हैं। तो सुमित जी, आपने जो इंटरव्यू दिया, लोग आपका ये पहला इंटरव्यू था। यस सर। तो आपको कहीं ऐसा लगा कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है, मैं डगमगा गया या मैं बोलने में लड़खड़ा गया? मेंस भी आपने पहली बार लिखा। यस सर। तो मेंस लिखने में कई लोगों को लगता है कि मैं कैसे लिखूं, सही लिखा कि नहीं लिखा। तो अचानक आपने पहले ही अटेम्प्ट में, मेंस का पहला अटेम्प्ट था, इंटरव्यू भी पहला था, आप क्रैक करके पद में आ गए। तो कहीं आपको ऐसा लगा कि कुछ और बेहतर मैं कर सकता था या सिलेक्शन होने से पहले आपको लगा हो कि मैं कहीं पर कुछ कमी रह गई? सर, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा और अच्छे रैंक से हो जाएगा। मेंस में था कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी क्वेश्चन के लेवल पे, तो वो मुझे था कि मैं इजीली मेंस में तो बहुत अच्छा कर लूँगा। टॉप 10 तक मैंने एक्सपेक्ट किया था। और इंटरव्यू में सर, चूँकि मेंस मेरा अच्छा था और कॉलेज का सर बहुत अच्छा एक्सपोजर था, तो मैं बात करने से मैं मतलब एक्सपोजर को वो मेरे बातचीत में दिखता था। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू भी मेरा अच्छा होगा। तो सर, ऐसे बीच में कहीं डाउन्स थोड़े थोड़े आते थे, पर सर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाते थे। वो एक दिन 2 दिन फिर मैं वापस आ जाता था इस ट्रैक में वापस। तो सर, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था सर। अच्छा, मुझे आप अपना कहीं मॉक ड्रिल इंटरव्यू दिए होंगे या इंटरव्यू के कोर्सेज, मतलब 2-3 दिन के जो शॉर्ट टर्म होते हैं, ऐसा कुछ आपने किया होगा तो कुछ अनुभव शेयर करें आप। सर, मैंने यहाँ दिल्ली आईएएस एकेडमी में क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा, आपने यहीं जी। पर मैं सर बहुत लेट से आता था, लास्ट के 1 घंटे बचते थे, तो मैं बस उतना ही बैठ पाता था। अच्छा। और मैंने फिर सर से इंटरव्यू दिया था, तो वो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। सर ने बोला काफ़ी अच्छा गया है और फिर लास्ट में इंटरव्यू भी ऑलमोस्ट अच्छा गया था सर। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बात हमारे उप कप्तान जी सुमित गुप्ता जी के बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो जिस दिन से आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या तो आपकी बदलनी पड़ेगी और बदलाव निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पुराना इतिहास है, जो आपने पढ़ा है, वो भी चीज़ों को आपको ठीक से रखना पड़ेगा, जो आपके इस इंटरव्यू और इन पढ़ाइयों में काम आएगा। यस सर, वो निश्चित रूप से आपको कैरी करते रहना चाहिए। वो स्ट्रांग होना चाहिए फाउंडेशन, क्योंकि सर फाउंडेशन ही आगे हम बिल्डिंग बनाएंगे फाउंडेशन पे। तो अगर आपका वो बहुत स्ट्रांग है, तो सर जैसे मेरा हुआ कि मैं श्योर था कि मेरा अच्छे से आ जाएगा, तो सर वो वैसा होगा। अगर बैक जो हमारा है, जो विद टाइम छूटते जा रहा है, उसको हम कंटिन्यू करके जी करें, तो सर वो बहुत अच्छा रिजल्ट में सर कन्वर्ट होगा। बहुत बढ़िया। आगे हम राहुल साहू जी से बात करेंगे। राहुल साहू जी, आप 61वें रैंक के साथ नायब तहसीलदार बने हुए हैं, तो आप कहाँ से हैं राहुल साहू जी? सर, मेरा मूल निवास ग्राम सूरदा, जिला मुंगेली है। अच्छा। मैंने अपनी जो 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई है, वो सरस्वती शिशु मंदिर तखतपुर से प्राप्त की है। और शासकीय ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय से मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया है, MSc किया है। इसके बाद मैंने B.Ed का प्रशिक्षण भी लिया है। 2021 में मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ है और 2019 में मैंने CGPSC प्रीलिम्स दिया था। वो मेरा प्रथम प्रयास है और 2019 में ही जो मेरा प्रथम प्रयास है, उसमें मैंने CGPSC में 61वां रैंक हासिल करके नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ।
ये आपका प्रथम प्रयास था। जी सर। तो मित्रों देखिए, आपके पास दोनों चीज़ें हैं जो आपके मन में शंका पैदा करती होंगी। एक हमारे राहुल साहू जी हैं जो प्रेरित कर रहे हैं कि प्रथम प्रयास में उन्होंने ये चीज़ों को क्रैक कर लिया, जिसमें सबसे अधिक मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। लोगों को सिलेबस किसी को समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ें उसके लिए दुविधा में रहते हैं। तो एक हमारे राहुल साहू जी हैं, दूसरे हमारे सुमित गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक प्रयास के बाद दूसरे प्रयास के लिए अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं होने दिया। तीसरे हमारे बिल्कुल विपरीत हैं, जिन्होंने अपना पूरा 4-5 साल चिकित्सा में दिया और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी बनने का जुनून इनको इतना सिर चढ़ के बोलने लगा कि ये जब तक पद नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो राहुल साहू जी, मुझे आप ये बताइए कि पहला प्रयास था आपका, पहले प्रयास में आपने प्री निकाल दिया, पहले प्रयास में आपने मेंस निकाल दिया, तो सही बोला जाए तो आप तीनों के ऊपर किसी न किसी तरह से विद्यादायिनी स्वरूपा सरस्वती माता का साक्षात वरद हस्त है। तो आप मेरे को बताइए कि प्रथम प्रयास जब आपने मेंस का किया तो आपको जरा सा तो लगा होगा कि मैं मतलब कैसे करूं, इतना बड़ा, इतने सारे विषय हैं, कैसे तैयारी करूं, कैसे लिखूं? जी सर, ये कोई भी CGPSC की जब तैयारी करता है या लोक सेवा UPSC या CGPSC किसी की भी तैयारी करता है तो निश्चित रूप से ये सवाल उसके मन में आते हैं और डर भी लगता है कि एक ही बार में कैसे कंप्लीट करूँगा, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन दिल्ली IAS अकेडमी और सौरभ सर के मार्गदर्शन में मुझे हमेशा मोटिवेट किया है इन चीज़ों के लिए कि मैं आगे बढ़ूं लगातार। और इसके बाद मुझे अपने साथियों का, जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनका बहुत साथ मिला है सर। इस पूरी जर्नी में मेरे माता पिता का भी पूरा सहयोग रहा है। जो भी मेरे साथी, मेरे साथ जो पढ़ते हैं, मेरे भैया हैं, सभी का साथ मुझे बराबर मिलता रहा है और इसी वजह से मैं जो कुछ भी आज बन पाया हूँ इन सब के सहयोग से ही बन पाया हूँ। मतलब ये जो सफलता का जो शिखर प्राप्त करने के लिए एक ग्रुप, अच्छा ग्रुप और दोस्तों की एक आवश्यकता पड़ती ही है, जो आपको उचित मार्गदर्शन दे और एक ग्रुप स्टडी जैसा माहौल बने। बिल्कुल जी। तो मैं पुनः अंकित जी आपको पूछना चाहूँगा कि अंत में बच्चों के लिए कुछ टिप्स, सफलता का मूल मंत्र दें, जिससे बच्चे आपसे तो इंस्पायर होंगे ही, आप सभी से इंस्पायर होंगे, आपको देख के आपके एक एक शब्दों को वो अपने लिए सफलता की कुंजी मानेंगे। तो बच्चों को कुछ ऐसा मूल मंत्र दें जो उनके काम है। जी, CGPSC जो भी बच्चे तैयार कर रहे हैं या जो भी इस परीक्षा को अपना समय दे रहे हैं, वो अपना पूरे मन से इसको अपना समय दें। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ब्रिलियंट पैदा होता है या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा पैदा होता है। हमको पढ़ना लिखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम सब उसी स्थान पर होते हैं जहाँ पे अभी हैं, पर जब हम मेहनत करेंगे, मार्गदर्शन सही पाएंगे, परिवार का, समाज का, दोस्तों का और इस तरह के कोचिंग संस्थान का अगर मार्गदर्शन बेहतर होगा तो हम निश्चित रूप से सफलता को पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में बैलेंस को बना करके, संतुलन को बना के रखें और निरंतर रूप से मेहनत करें और सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को। सुमित जी, आप कुछ मूल मंत्र हमारे बच्चों को दें जो काम आए उनके लक्ष्य के लिए। चूँकि ये जर्नी ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं और एक साल का पूरा साइकिल एग्ज़ाम का ही है कि आप अगर आज क्लियर हुआ तो लगभग एक साल के बाद आप सेलेक्ट होंगे। तो चूँकि 2 साल आपको पढ़ना ही है और आपको अगर नहीं हुआ तो फिर 1 साल और 3 साल। तो चूँकि आपको ये पूरा जर्नी ट्रैवल करना ही है और बहुत अच्छे से ट्रैवल करना है, तो पहले आप सेट कीजिए आपके दिमाग में कि आप ये पहली बार में कर लेंगे और उसके बाद उस माइंडसेट के साथ आप चलिए, चीज़ें इवेंचुअली फॉल होती जाएंगी आपके रूट पे। और अगर आपका माइंडसेट बहुत सेट है कि आप क्रैक कर लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन या जो चीज़ एंजाइटी आती है वो चीज़ बहुत मिनिमाइज़ हो जाती है और सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं। तो माइंडसेट बहुत अच्छा रखिए, पॉजिटिव वाइब्स आपके साइड होने चाहिए आसपास में और एक फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। अगर 3-4 लोग हैं इनफ है। हमारे 4 का ग्रुप था, 3 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, हालांकि होपफुली वो अगले बार में चौथा दोस्त भी सेलेक्ट हो जाएगा और उनमें से एक राहुल सर हैं और एक का 100 रैंक आया है और एक अभी नहीं हुआ, वो अगले बार में हो जाएंगे। तो एक अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिव वाइब्स उससे खुद आएंगी और उसके बाद एक ग्रुप
जो अगर आपको जो थोड़ी भी एंजाइटी या डाउन्स चल रहे हैं तो उससे वो लोग आपको रिकवर करने में हेल्प कर दें। मैं बस इतना ही। एक ग्रुप का महत्व समझिए। ग्रुप मतलब आसपास आपके ऐसे व्यक्ति रहें, जैसे हमारे उप कप्तान जी ने बताया कि 4 लोगों का ग्रुप था, 3 लोग सेलेक्ट हो गए और एक का बारी अगली बार है आने वाले एग्ज़ाम में, वो भी इनके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो आप अपने संगत का, अपने दोस्तों का और अपने ग्रुप बनाने का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यह भी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पायदान साबित होती है। अब हम राहुल साहू जी से बोलेंगे, कहेंगे, निवेदन करेंगे कि आप भी बच्चों के लिए कुछ मूल मंत्र दें। जी सर, मूल मंत्र तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईमानदार रहें अपनी पढ़ाई के लिए, अपने माँ बाप के प्रति और अपने दोस्तों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। और जैसा कि सुमित सर ने बताया कि हम एक ग्रुप में पढ़ते थे और एक साथ सेलेक्ट हुए, तो निश्चित तौर पे हम अपने ग्रुप के लिए भी ईमानदार थे। जो हम डिसाइड करते थे वो हमेशा उसको समय देते थे, और जितना हम डिसाइड करते थे उतना कंप्लीट एक दिन में कर लेते थे, और इवन उससे ज़्यादा ही कर लेते थे एक दिन में। तो इसलिए जो नतीजा है वो बहुत जल्दी आया, और जो दोस्त नहीं कर पाया है वो भी डेफिनेटली अगली बार कर ही लेगा। उसको हम फिर से साथ बैठेंगे और उसका भी निश्चित रूप से हम करवा ही लेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सहारा ही ज़िंदगी का एक माध्यम बनता है, और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय, अपना महत्वपूर्ण समय अभी दिया, और बच्चों को भी आपने आगे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ टिप्स दिए। तो बच्चों, मैं तो यही कहूँगा कि किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं, यारो तबीयत से एक पत्थर उछालो तो जरा। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू का दूसरा दौर को समाप्त करता हूं, और आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, दिल्ली आईएएस एकेडमी आपसे यही उम्मीद करेगा कि जो भी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी है उसको आप उस अंतिम व्यक्ति तक जरूर पहुँचाएं जिसके लिए आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाने वाली है आगे जाके, और समाज का और प्रदेश का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ 2 चयनित प्रतिभागी हैं। सुमित गुप्ता, डीएसपी 26 रैंक, और राहुल साहू 61 रैंक एनटी। तो मैं इनके बारे में कुछ बताऊं, मतलब मैं तो हमेशा बताते रहता हूं, इससे अच्छा है कि ये स्वयं अपने बारे में कुछ बता दें, फिर आपको जो पूछना है आप उसी तरीके से पूछ सकते हैं। तो पहले ये अपना अनुभव शेयर करें कि किस तरीके से पढ़ाई की, क्या ध्यान रखना चाहिए, आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मेरा नाम राहुल साहू है। CGPSC 2019 में मुझको 61वां रैंक प्राप्त हुआ है। नायब तहसीलदार के पद पर मैं चयनित हुआ हूँ। मैंने दिल्ली IAS से प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कोचिंग किया है एक साथ। मैं शायद 2018 बैच में इसमें था, दिल्ली IAS में, जब वहाँ था दिल्ली IAS। मुझे पता चला था कि दिल्ली IAS यहाँ शिफ्ट होने वाला है, और मेरे पास संसाधन नहीं था कि मैं यहाँ तक आके पढ़ पाऊँगा। तो पता चला कि एक साथ हो रहा है, प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ होगा, मर्ज कर देंगे दोनों को। तो मैं, और उसमें फ़ीस भी कुछ बच रहा था, 35,000 फीस हो गया था मेंस का, तो मैं एक साथ ज्वाइन कर लिया था। 6 बजे से आता था और फिर दोपहर 12 बजे वापस जाता था मैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे सर से, जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा है। सर तो जिस स्पीड में लिखवाते हैं आपको पता ही है, मेंस में भी उसी स्पीड में लिखना होता है, तो प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छी बात है। और बाकी तो एक्सपीरियंस में क्या बताऊं, जो आप क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस बताते जाऊंगा, या फिर जो भी आप जानना चाहते हैं उसके लिए तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ आके जो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ।
जब मैं करता था कोचिंग तो मैं बहुत पीछे बैठता था। पहले शुरू में तो आगे बैठता था, लेकिन फिर धीरे धीरे फ्रेंड बने, फिर पीछे बैठना चालू कर दिया। फिर मैं ऐसा ही आने वाला, मतलब कुछ पता नहीं था करना क्या है, बस ये था कि ये बनना है, पता नहीं कैसे बनते। कोचिंग आया, सर का गाइडेंस मिला, सामने बैठने वाला था मैं। पहले 1 महीना सामने बैठा, फिर पीछे बैठा, फ्रेंड्स बनते गए। फिर जब टॉपर्स आते थे तो मेरे को लगता था मैं कब वहाँ पहुँचूँगा। बस वही था कि मेरे को भी यहाँ पहुँचना है और सेलेक्ट होके पहुँचना है। एक बार एक सूरज डरसेना सर करके एक आए थे, राइटर हैं, प्रकाश जाजल करके लिखते हैं, 11 मंथ उनका एक बुक है। तो उसका जब पब्लिशमेंट हुआ था ना, तो वो आए थे यहाँ। तो वो बोले थे, वो लाइन मेरे को अभी भी याद है, वो बोले थे कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सर के बगल में खड़ा हुआ, वो भी बिना सिलेक्शन के। वो उन्होंने ये लाइन बोली थी। मैं चाह रहा था कि मेरे पास तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं लिख के आ जाऊंगा सर के पास, ऐसा बिना सेलेक्ट हुए इनके पास खड़े होने का मुझे सौभाग्य तो नहीं मिलता। तो यही सौभाग्य मैं इधर से ले आया कि ठीक है, सेलेक्ट होके आ जाएंगे। और सर हमेशा गाइड करते हैं। और रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए जितना सर बताते हैं उतना काफ़ी है, और अलग से कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस जो आप पढ़ते हैं वो सॉलिड पढ़िए, जितना कंसाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को, जितना कम पढ़ोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सर से जो मटेरियल आपको मिलता है उतना पढ़िए। मैंने भी सिर्फ उतना ही पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा, जैसे छत्तीसगढ़ समग्र का थोड़ा कहीं से, वो भी इतना पूरा बुक नहीं। जैसे सुमित सर हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या करना होता है उसके लिए। मैं उनका एक फॉलो किया था कि जो छत्तीसगढ़ समग्र का वो जनजाति वाला पोर्शन है वो मैं फाड़ लिया था, फाड़ के रख लिया था अपने पास। बस वही पढ़ता था, पूरे समग्र में मैंने सिर्फ वही पढ़ा है, बाकी पूरा बुक कुछ नहीं पढ़ा है छत्तीसगढ़ समग्र का। और ऑथेंटिसिटी की बात होती है तो ऑथेंटिक सोर्स तो हैं ही सर हमारे पास, ठीक है, तो वो जो भी बताएंगे। और सौरभ सर ने सबसे पहले गाइड किया मुझे कि एक रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे चलो, और लोग मेरे साथ जुड़ते गए। जैसे सुमित सर हैं, वो मेरे साथ जुड़े, वो हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। हम लोग का 5 लोगों का ग्रुप था, ग्रुप है, था नहीं, ग्रुप है, ठीक है। तो वो हमको सौरभ सर ने तो गाइड कर दिया था। उसके बाद मेरा कोचिंग ख़त्म हो गया था, ठीक है। कोचिंग ख़त्म होने के बाद फिर अब सर के पास, सर को कितना परेशान करूँगा बार बार। फिर सुमित सर से मिला मैं, सुमित सर मिले, फिर ग्रुप बना। ग्रुप में हमेशा मुझे गाइड करते थे। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे माता पिता, जो भी मेरे मित्र हैं, सौरभ सर, और सबसे ज़्यादा मैं उसमें योगदान सुमित सर का मानता हूँ। अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम होने वाला था, अभी 2020 में, 21 है 20 अक्टूबर 2020 में एग्ज़ाम होने वाला था हमारा, जो कि हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण कैंसिल हुआ था, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिमोरलाइज हो गया था। बहुत अच्छे से तैयारी की थी हम सब ने मिल के, बहुत डिमोरलाइज था। तो इवन ऐसा था कि आँख में आंसू आ गया था। तो जो ये मेरे दोस्त थे, जो मेरा ग्रुप बना था, वही मुझे सपोर्ट किया। सब साथ में बैठे, ये इसको मेरे को ये लेके गया रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए। बोल नहीं रहा था कुछ भी कि ऐसा होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है बना ले, कुछ नहीं। इसको ये लग रहा है, इसको उस टाइम ये लग रहा था कि मैं नहीं समझूंगा इस चीज़ को। मैं समझ रहा था कि ये मेरे को मोटिवेट करने लाया है। तो दोस्त आप बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो हमेशा आपके जीवन में आपको साथ देंगे। आपकी दोस्ती सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, ज़िंदगी भर तक जाएगी। हम लोग जब दोस्त बने थे तो हमको पता नहीं था कि हम लोग एक साथ तैयारी करेंगे, बहुत पहले से दोस्त हैं। और ऐसा भी नहीं था कि स्कूल टाइम के दोस्त हैं, बस एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे और बस कारवां चल गया, बन गया ग्रुप। और अभी हमारे जो पाँच का ग्रुप था उसमें 4 सेलेक्टेड। ये बात आप सोचिए, कल हमारे पास 9 लोग थे
उन्होंने कहा हमारा 7 का ग्रुप था, 6 सिलेक्ट हुए। आज ये बता रहे हैं 5 का ग्रुप था, 4 सिलेक्ट हुए। मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि अपना ईगो छोड़ो, मैं क्यों ग्रुप बनाऊँ ये छोड़ो, 4 समझदार लोग एक साथ लो और 4 से 5 लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन करे, जो एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर चेक करके दे, जो मिलजुल कर बांट कर पढ़ ले कि ये तू पढ़ा दे, ये मैं पढ़ा देता हूँ, तेरा गणित अच्छा है, मेरा छत्तीसगढ़ अच्छा है, तेरा जीएस अच्छा है। इससे बड़ी ताकत यहाँ नहीं होती। और इसके पहले मैं उदाहरण देता था कि एक ग्वालियर पीली कोठी ग्रुप होता था। पीली कोठी ग्रुप मतलब ग्वालियर में एक जगह थी जहाँ पे 6 या 8 लड़के इकट्ठे हुए थे, उसमें से 6 आईएएस बने थे एक साथ। श्रीमन शुक्ला, नवनीत सरीन, ऐसे मैं उनको पर्सनली जानता था, अश्विन मुदगल, आईएएस बने थे, प्रॉपर आईएएस। 6 के ग्रुप में से 5 लोग, बहुत बड़ी ताकत है। ये जो कह रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ तो अपनी जगह है, क्योंकि दोस्त वो भाव समझ सकता है जो माँ बाप नहीं समझ सकते। तो आपके फ्रेंड की ताकत सिर्फ पढ़ाई में नहीं, साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन होता क्या है कि आजकल हम लोग, एक तो टेडी बियर बच्चे हो गए, दूसरा जीजा जी बच्चे हो गए, हम क्यों बोलें, फूफा जी बच्चे जो होते हैं, ईगो बहुत बड़ा हो गया हमारा। और उस चक्कर में हमको लगता है मैं क्यों आगे आऊं, मैं क्यों करूं। और तीसरा जलनखोर बच्चे हो गए कि मैं बांटूंगा तो इसको मिल जाएगा, तो मेरी मेहनत इसको क्यों दे दूं। मैं बोल बोल के हार गया कि प्यार और पढ़ाई 2 ही चीज हैं जिंदगी में जो बांटने से बढ़ती हैं। हम ये दोनों चीज नहीं बांट रहे हैं, देश में प्यार और यहाँ पे पढ़ाई। तो अब आप सोचिए इन्होंने जो कहा है उस पर आगे बात करेंगे। चलो ठीक है। जो मैं दोस्ती पे या फिर ग्रुप डिस्कशन पे इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स भी मेरा ग्रुप डिस्कशन की वजह से निकला था, मेंस भी मेरा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डिस्कशन की वजह से निकला है, और पूरी इंटरव्यू की तैयारी हमने ग्रुप डिस्कशन से ही की है, सिर्फ और सिर्फ। मेंस की तैयारी ऐसे करते थे, जैसे अब लॉकडाउन में बहुत टाइम मिल गया था, लेकिन हम लोग ऑफलाइन कहीं भी जाके मेंस का टेस्ट सीरीज़ नहीं दिला पाते थे, तो कलेक्ट करते थे जितने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो भी चलता था, टेस्ट सीरीज़ जो भी चलते थे, कलेक्ट करके मैं लिख के देता था। और सर जो हैं सुमित सर, वो हमको चेक करके बताते थे कि तुम ये गलती कर रहे हो। अब सौरभ सर के पास में कितनी बार आता, 1 बार आता, 2 बार आता, 3 बार आता, कितनी बार आता। तो ये है, आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए और ईमानदार रहिए। सबसे बड़ी बात है, अपने दोस्तों के प्रति आप ईमानदार रहिए। वो जो भी बताते हैं आप बिल्कुल सुधार कीजिए उसमें। आपका दोस्त आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा अगर वो अच्छा दोस्त है। अच्छे दोस्त बनाओ और दोस्तों के अच्छे दोस्त बनो, ये ज़रूरी। इनका प्रश्न है कि तैयारी के दौरान खान पान कैसा था, मैस या फिर दिनचर्या। मेरा उस टाइम पे मेरे पिताजी और माँ यहीं रहते थे, तो उस दौरान तो घर का खाना मिल जाता था। लेकिन अभी 6 या 8 महीने, 1 साल से तो पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। पिताजी मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो ट्रांसफ़र होते रहता है। तो अभी पेंड्रा में पोस्टेड हो, ASI है, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था 1 साल पहले। और फिर माँ भी चली गई 6 महीने आसपास। तो मैंने 2 महीने इन्हीं के साथ रह के खाना खाया। इनके मेस से जो भी टिफ़िन आता था ये मुझे खिलाते थे, ठीक है। मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़ दिए थे क्योंकि मैं इन लोग के साथ था। इनके ऊपर मेरे माँ बाप को मेरे से ज़्यादा इन पे भरोसा है। तो ठीक है, ऐसे होने चाहिए दोस्त। मैं जो कुछ भी हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सौरभ सर और ये सुमित गुप्ता सर, 2 लोगों की वजह से हूँ, और माँ बाप का आशीर्वाद तो है ही। ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन मतलब वही है, तोता मैना बनने से कैसे बचें, बताओ। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शन अगर होता है तो कोई बात नहीं थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई कीजिए। हाँ ठीक बात है, फ़ोन बंद करके पढ़ाई करो, बाकी कर लो फ़ोन पे बात। जैसे मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ, तो
समझते हैं। जैसे मैं भी बहुत घूमने फिरने वाला लड़का रहा हूँ, बहुत हम लोग ग्रुप में घूमे भी हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता था ना तो हम लोग बैठ जाते थे पढ़ने, और जैसे किसी फ्रेंड का कॉल आता था तो हम लोग मोबाइल ऐसे पलट के रख देते थे, काटते नहीं थे, या फिर जो भी अटेंड करना है तो कर लिए, बहुत इमरजेंसी अगर लग रही है कि इमरजेंसी हो सकता है तो अटेंड कर लेते थे, नहीं तो ऐसे पलट के रख देते थे। वो फ्रेंड दोबारा कॉल भी नहीं करता था, समझ जाता था कि हाँ पढ़ रहा होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ऐसे दोस्त बनाओ। इंटरव्यू में आपसे क्या प्रश्न पूछे गए, इंटरेक्शन कैसा था, इंटरव्यू ये इंटरव्यू की बात करें ना, उसके पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू CGPSC, कल से जो पता चला मैं ठीक ठाक दुखी हूँ। आपकी जानकारी के लिए कल 2 लोग आए थे, एक विशाल गर्ग 17 रैंक, एक फकीर चंद पटेल 24 रैंक, ये सुमित बैठा है 26 रैंक। इन तीनों को 70 की डिजिट में नंबर मिले हैं, और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए और आप दूसरों को भी बताओ, ये टॉप 4 मेंस के नंबर पाने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा नंबर है नीरनिधि के 898 करीब, उसके बाद नंबर थे विशाल गर्ग के, उसके बाद नंबर थे फकीर चंद के, और इनके 4th हाईएस्ट नंबर है मेंस में। तो बताइए, दीज आर द डिजर्विंग पीपल फॉर डिप्टी कलेक्टर। ये टॉप 4 रैंकर्स हैं, हमारे बीच है, मतलब आप 2 दिन में मिल चुके हो इनसे। विशाल, फकीर, सुमित, इसको भी 70 मिला, नहीं तो इसका रैंक भी शायद कहीं और होता, उसके आसपास। रिटर्न में 11th रैंक, रिटर्न में 11th है। अब आप सोचिए, और क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की पर्सनालिटी में इतना अंतर हो कि एक को 120 मिले और एक को 2 नंबर से सिलेक्शन रिजेक्शन होता है। 50 नंबर का अंतर है इसके बीच और जो 120 मिले उसके बीच। कितनी मेहनत करके इसने 50 रिटर्न में ज्यादा लाया होगा, और फिर इंटरव्यू में मामला हुआ। पर वही है, जो व्यवस्था है उसको मानना पड़ेगा। बट दिस इज वन एरिया जहां पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या कर सकते हैं उस पर मैं बताऊंगा। एटलीस्ट हम लिखकर तो ये पूछ ही सकते हैं, अरे एक लेटर तो भेज ही सकते हैं कि सर या तो इंटरव्यू के नंबर कम कर, या कम से कम मिनिमम नंबर, कोई क्राइटेरिया तय कीजिए। तो इंटरव्यू का मैं कल से भरा कैसे तैयारी करना है या फिर कैसा क्वेश्चन है बता देता हूँ। जैसे इंटरव्यू का हम लोग मॉक इंटरव्यू दिए थे दिल्ली IAS में सौरभ सर के पास। तो जैसा मॉक इंटरव्यू मेरा चला था सर के पास, वैसा ही इंटरव्यू वहाँ भी चला था। सेम क्वेश्चन अलग थे लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम था। जैसे क्वेश्चन सर ने मुझसे पूछा था कि यहाँ नक्सल पे पूछा था, तो नक्सल जैसे यहाँ नक्सल है और बाहर में जैसे आतंकवादी हमले रहते हैं, तो आतंकवादियों को हम मार गिराते हैं और नक्सल को कोशिश करते हैं कि हम पकड़ें। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आंसर तो ठीक है, अब अपना अपना सोचो। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे से पूछा गया था, वैसा ही ये पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है। ये वैसा क्वेश्चन मेरे से तालिबान पे वहाँ पूछा गया था, और पूरा मेरा इंटरव्यू जो है पूरे तालिबान पे चला था। तालिबान, अमेरिका, चीन, रूस और अपना छत्तीसगढ़ की सिंचाई व्यवस्था, पूरा कॉन्सेप्चुअल। फैक्चुअल 2 या 3 क्वेश्चन, बस 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर मैं गलत दिया था, एक पे मैंने सॉरी बोला था, और इंटरव्यू में मुझे 75 नंबर मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुमित गुप्ता है। मैंने सर ने बताया 26 रैंक इस बार पाया है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, 2019 पास आउट। उसके बाद मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं प्री क्लियर नहीं कर पाया था, सेकंड में मेरा मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी क्रैक हुआ, 26 रैंक आई है। अच्छा, इंटरेक्शन सेशन करते हैं ना, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे प्री मेंस की कैसे प्रिपरेशन की, ये इंटरेक्शन सेशन आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा मुझे लगता है, तो वो स्टार्ट कर। अच्छा, जैसे मैं प्री और मेंस का बताता हूँ मैं कैसे करता था और हम लोग कैसे करते थे। सर मैं ट्राई करता हूँ, बोल के बताता हूँ, और जो नहीं लगेगा मैं बताऊँगा लिख के। तो जैसे प्री के लिए सबसे पहले हमारा स्टेज होता है प्री क्लियर करेंगे तभी मेंस लिखने मिलेगा, चाहे हमको जितना भी आता हो, पहले प्री क्लियर करना है। सबसे बड़ा हर्डल हमारे लिए वो है। तो प्री के लिए मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, जो भी बेसिक बुक है एक, वो मेरे को पूरी बाय हार्ट याद होती थी।
पूरी एक एक चीज़ किस पेज में है लगभग मेरे को याद होता था कि कहाँ पे है। इसके बाद भी क्वेश्चन बाहर से आते हैं, तो मैं लगभग 2-3, मैंने तो बहुत 7-8 टेस्ट सीरीज दे दी थी। 2-3 सफिशेंट है, 2-3 कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज लेके 2 आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसमें क्या होगा, जैसे 2019 का कट ऑफ ऑलमोस्ट 138 पॉइंट समथिंग था, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने थे हमको। 2020 वाले प्री में अभी कट ऑफ आया तो नहीं, पर 106 या 7 है, तो उसमें कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो ये चीज़ प्री के टेस्ट सीरीज से आएगा हमको डिफरेंट। अगर आप 2 टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो हमको पता चलते जाएगा कि कठिन पेपर आएगा तो कितने अटैम्प्ट करने हैं और कैसे अटैम्प्ट करने हैं, और हमको उसके रेस्पेक्टिवली कैसे रैंकिंग मिल रही है। और जैसे जो इजी पेपर है तो हमको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 90 अटैम्प्ट करने हैं या 80 अटैम्प्ट करने हैं, 85 करने हैं, क्योंकि कुछ आंसर्स गलत लिए जाते हैं और कुछ आंसर्स ये लोग विलोपित करते हैं। तो हमको कम से कम 10 नंबर का मार्जिन रखना होगा, कट ऑफ से 10 नंबर मार्जिन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में फंसेंगे आप तो 3 महीने का मेंस का जो गैप है उसमें 1 महीने आपको लगेगा कि यार कट ऑफ, पहले तो 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद लकीली उसमें बहुत नंबर आ गए हैं तो ठीक है। बीच में अगर फंसे हैं आप बॉर्डर में तो अमेंडेड मॉडल आंसर फिर सब वापस बैलेंस कर देता है, कोई बाहर कोई अंदर, तो उस मार्जिन में हमको नहीं रहना है, हमको वो क्लियर करना है। तो इसके लिए जैसे बेसिक बुक के बाद जो हम टेस्ट सीरीज देते हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं। ऑलमोस्ट 60% मेरे तो देखे हुए थे, मुझे लगा ऐसा पेपर में 60% वो बहुत अच्छा है। तो टेस्ट सीरीज जितना आप दे रहे हैं वो 5-6 बार प्रॉपर याद करके लिख के रट के जाइए कि अगर उससे कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, जो क्वेश्चन आता है पूरा प्रॉपर सही ही होना चाहिए। और उसके बाद फिर मेंस में जैसे 3-4 महीने रहते हैं तो मेंस और प्री साथ में ही करिए। टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं और हमको लगता है कि ये आ सकते हैं, तो उसके लिए सेक्शन वाइज एक कॉपी बना लीजिए। जैसे हिस्ट्री के लिए दोनों में कॉमन है, तो हिस्ट्री में मेंस में बहुत ज़्यादा ट्रिवियल फैक्ट नहीं पूछते हैं पर प्री में पूछते हैं। तो प्री के लिए जैसे 1-2 पॉइंट पिक करके आप एक टेस्ट सीरीज से मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं जो आपको नहीं पता होंगे और आपको लगेगा कि ये हमारे टेस्ट में या फिर एग्जाम में काम आएगा, तो वो आप लिखते जाइए। ऐसे करके धीरे धीरे आपके पास एक फैक्ट बुक अच्छी तैयार हो जाएगी जिसके फैक्ट आपको लगभग हर बार रिवीजन से बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो प्री ऐसे में हर्डल ऑलमोस्ट नहीं बनेगा, प्री क्लियर हो जाएगा। फिर मेंस के लिए, तो मेंस के लिए पहले से प्रैक्टिस करते रहिए रिटर्न का, लिखने का, और जैसे अच्छा आंसर वाला जो क्वेश्चन रहता है तो अच्छे आंसर का है कि अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, मेन थीम को आप पहले पढ़ रहे हो, उसके बाद आप सोच पा रहे हो कि ये सेकंड इंपॉर्टेंस का है, ये थर्ड इंपॉर्टेंस का है, तो फिर वो अपने आप 2 नंबर में भी आप लिख लोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में उससे रेस्पेक्टिवली प्रेफरेंस में जो बाद वाले होंगे वो लिख लोगे, 8 नंबर में उसके बाद जो और है, और 15 में आता है तो थोड़े ट्रिवियल फैक्ट्स, 15 में कॉन्सेप्चुअल ही आता है ऑलमोस्ट, तो उसमें बहुत इशू नहीं होता है। तो जैसे मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ते टाइम आप सबसे, जैसे फर्स्ट सेकंड रीडिंग में मुझे तो कुछ याद नहीं होता था, तो फर्स्ट सेकंड रीडिंग में छोड़ देता था कि ठीक है मैं पढ़ के ख़त्म करता हूँ। थर्ड रीडिंग से मैं क्या करता था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते थे उसके थर्ड या फोर्थ से, तो वो समझ में आने लगता था कि ये है। इससे पहले मैं करता था, मैं पूरा पेपर रट लेता था जो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो मेरे दिमाग में लगभग सारे क्वेश्चन रहते थे। मेंस के तो ज़्यादा रहते थे, प्री के कम। प्री का भी मैं ऐसे ही करता था, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे को पता होते थे कि अगर मेरे को वो पेपर दे देंगे तो मैं 100 में 100 पूरा टिक मार दूंगा करंट अफेयर के साथ। तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको गाइड करेगा कैसे जाना है प्रॉपर बिना डिस्ट्रैक्शन के। और फिर जो आप ऑर्डर जमाएंगे, जैसे कुछ भी 1909 का एक्ट है तो सबसे पहले जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट वाला आया था तो वो मेजर थीम है। उसके बाद तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे विधायिका का आकार बढ़ा था, कार्यपालिका का आकार बढ़ा था, वो सब बाद में आएंगे। जो मेजर थीम्स है वो पहले लेने हमको, और 2 नंबर में जैसे वही चीज़ आएगा। ऐसा करते हैं ये लोग, 2 में भी पूछे 8 में भी पूछे, तो 2 नंबर वाले में वो चीज़ लिखना है और 8 नंबर वाले में बाकी जो चीज़ आपको पता है सारी चीज़ें लिखनी है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन जैसे सर क्वेश्चन बना देते हैं कि आप ऐसा क्या पढ़ लोगे, पूछ लेंगे वो लोग इसके बाद कि आप नहीं बना पाओगे, तो वैसा ही है। आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ऐसा क्यों लिखेंगे जो वो नहीं पूछा है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन पढ़िए। आंसर राइटिंग का बस ये है कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आप बहुत अच्छा लिखेंगे। बस इतना ही था, और सोर्सेस तो कॉमन ही है सब। मेंस की पढ़ रहे
कैसी थी, कितने घंटे टाइम देते थे। मेंस की रणनीति मैं बता दिया। जैसे मेरे साथ था कि मैं ट्राई करता था कि मेरे से ज़्यादा किसी के नहीं आए। जितने मार्केट में अवेलेबल सोर्स हैं मैं ऑलमोस्ट सब पढ़ लेता था, और मैं उसमें से सेकंड रीडिंग कभी नहीं मारता था। मैं पिक कर लेता था जो पॉइंट है और मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था कि जितने एक्सटेंड तक वो जा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री वाला पेपर है, पॉलिटी वाला, वो पेपर अच्छा देते हैं ये लोग, तो मैं उसमें ट्राई करता था कि मैं अच्छे से लिखूं और जैसे क्वेश्चन का पहले फ्रेम कर लूँ दिमाग में ही या पेन पेपर से, और उसके बाद मैं लिखूं उसको। और ये मैं इतना प्रैक्टिस किया था कि लास्ट में मेरे को बिल्कुल फ्रेम नहीं करना पड़ता था। मेरा क्वेश्चन छूट गया था पेपर 3 मेरा टाइम खत्म हो गया था, पेपर 5 में टाइम खत्म हो गया था, 4 में टाइम खत्म हो गया था। ये प्रैक्टिस रिटर्न नहीं किया था मैं 5 महीने, तो उससे हो गया था। और कितने घंटे टाइम देते थे उसका सबका अपना है। मैं 4-5 घंटे पढ़ता था, ये 8-9 घंटे पढ़ता था, और हमारे ग्रुप में वैसे ही थे सब 5 से 8-9-10 ये रेंज था सबका। तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मैं कम पढ़ के मैं एग्जाम के टाइम में लगभग 12 घंटे 13 घंटे एक महीने में निकलता नहीं था कहीं। बस इन लोगों से बात होता था, इन लोग को जो इंटरेक्शन होता था वो, और जिस दिन मैं थक जाता था तो ये पढ़ाते थे कभी, और जो हमारे ग्रुप में थे एक का 100 रैंक है वो, 114 रैंक है वो, 76 रैंक है वो भैया। तो हम लोग सब ऐसे इंटरेक्ट करके वो लोग पढ़ा देते थे, तो ऐसे हम पढ़ते थे। सेल्फ स्टडी मेरा ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी है। मैं टेस्ट देता था, और दृष्टि IAS का करंट अफेयर प्रोग्राम जो होता है उसमें निशांत सर पढ़ाते हैं, तो वो निशांत श्रीवास्तव सर, अगर मेरे लिए वो बहुत इंस्पिरेशनल थे। मतलब वो करंट अफेयर के साथ आपको फैक्ट स्टैटिक पोर्शन इतने अच्छे से पढ़ाते थे। स्टूडेंट बोल के बहुत चिल्लाते हैं सर, डांटते हैं। तो वो मतलब उनका कहना था, UPSC का पढ़ाते हैं, तो कि जो भी टॉपिक दिया है सिलेबस में, एक एक वर्ड अगर आप उसके लिए 2 पेज के नोट्स बना लोगे तो ऐसा क्या पूछेगा जो आप नहीं लिख पाओगे, इवन UPSC में भी। तो जो सिलेबस का अपना है एक एक चीज़, उसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। 175 वर्ड्स के मैक्स लिखने हैं, तो एटलीस्ट 200 का हो तो फिर वो काम हो जाएगा। और सेल्फ स्टडी था 4-5 घंटे। हिंदी उत्तरलेखन में कभी कभी इंग्लिश के शब्द लिख सकते हैं, जैसे हाँ मैं लिख देता था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही लिखता था। सेपरेट इलेक्टोरेट में जनरली मैं वो पृथक निर्वाचन ही लिख पाता था, लेकिन मैं इंग्लिश में ही लिख देता था। मेरे को कोई जैसे नेतृत्व मेरे को एक दिन याद नहीं आ रहा था गांधी जी का, तो मैं लीडरशिप लिख दिया था। तो मैं बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पढ़ के मैं लिखते जाता था। हाँ, देवनागरी में मैं लीडरशिप, और अगर मेरे को लग रहा है थोड़ा ट्रिवियल हो गया देवनागरी में तो मैं इंग्लिश ब्रैकेट में लिख देता था। इंग्लिश में ऑलमोस्ट मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करने से बिल्कुल नहीं सोचता था, मैं लिख देता था। कई पेपर में तो मैं जैसे पेपर 4 वाले में मैं इंग्लिश में लिखने लग गया था बीच बीच में, कुछ आंसर्स जो उस टाइप के थे मैं लिख देता था। इंग्लिश का उसका कुछ इशू नहीं था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही लिखता था। उसके लिए विधि द्वारा यथोचित प्रक्रिया ऐसा कुछ वर्ड है वो मैंने यूज करता था। अच्छा, ऐसे तू बोले ऐसे के लिए ये पेपर 2, हाउ टू डील विथ पेपर 2 ऐसे है ना, पेपर 2 में। तो ऐसे के लिए आपको कोड से याद होने चाहिए। जैसे मैं लिखा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे मैं लाइन याद कर लेता था, ठीक है, कोई भी अच्छा लाइन है, जैसे महात्मा गांधी जी का कोई लाइन है या फिर और किसी भी महापुरुष का या कुछ भी, या फिर 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कोड से चालू कर लिए, किसी करंट इशू से चालू कर लिए जो उससे रिलेट कर रहा है। फिर जो सिलेबस में जो लिखा है, जैसे क्या है, कारण क्या है, और सरकार का क्या योजना है, और वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित। फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऐसा दो कि वो पढ़े। इंट्रोडक्शन को पढ़ने पे आप उसको मजबूर करो, तभी वो आपका पूरा ऐसे देखेगा, नहीं तो बहुत औसत नंबर मिलता है ऐसे में। और कंक्लूजन ऐसा दो कि ख़त्म करने टाइप ना लगे कि बस हो गया अब जल्दी से ऐसे ख़त्म कर देता हूँ, नहीं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पूरा ऐसे पढ़े ना पढ़े, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर कोई पढ़ता है। जहाँ तक हम लोग एक दूसरे को कॉपी चेक करते थे तो हम लोग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो सबका पढ़ते थे,
और अंदर भी कंटेंट सॉलिड रखने का कोशिश करो। और ये इशू हेलो, ऐसे में एक दो चीज़ ये कर लेना, जैसे हम लोग बहुत लोग ऐसे होंगे इंजीनियरिंग वाले, हम लोग बहुत आर्टिस्टिक ऐसे नहीं लिख पाते, हम लोग टेक्निकल ऐसे लिखते हैं। तो मैं क्या करता था, जैसे अभी सर संघवाद पढ़ा रहे थे, नीति आयोग वाला भी जो आया था, योजना आयोग नीति आयोग, वो पूरा ऐसे लगभग संघवाद पे था, तो वो चीज़ बहुत काम आता था। तो वो चीज़ आप पिक करके, आपको समझना है, वो पिक करके लिख देना है। जैसे एक और ऐसे था जो मैं पिछले बार लिखा था, सॉरी, कुछ उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन वाला था, वो पूरा पेपर 7 का था। बस उसमें वो क्लिक था कि कॉन्ट्राडिक्शन दिया है, उसको हमको सही करना है और बताना है क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन। तो वो अगर आप वो चीज़ को समझ जाएंगे तो मेरे जैसे 136 मार्क्स हैं पेपर 2 में। तो और बीच में ऐसा हुआ था, मेरे पेपर में फिर टाइम खत्म हो गया था, ऐसे वाले दिन भी खत्म हो गया था टाइम, और ऑलमोस्ट लास्ट के जो 2 ऐसे मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर मिले, वो 1 घंटे 20 मिनट भी नहीं मिले थे उसके लिए लिखने के लिए। तो वो चीज़ आप मतलब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ब्रेन में। जैसे समावेशी विकास आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, लगभग हर ऐसे में जुड़ता है। सहकारी संघवाद जुड़ जाता है अगर पॉलिटिकल कुछ भी है तो, पॉलिटी का, जैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ वाले में, जैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अगर ट्राइबल से कुछ है तो जो बजट में हमारा लाइन था कि बहुरंगी आदिवासी संस्कृति के विकास, या फिर उसको इस टाइप का कल्चर वाले रिलेटेड, तो एक बार बजट स्पीच पढ़ लीजिएगा आप, उसमें बहुत सारा कोटेशन दिया होता है। जैसे इस बार था कि रास्तों की अड़चनों से हम डरते नहीं, जब बात होना है कि हम पिछड़ते नहीं, वो साइड करके माननीय मुख्यमंत्री का कथन लिख दीजिए, तो वो एक सन ऑफ सॉइल वाला भी आएगा, और ये है कि आपको दिखाएगा कि आप पढ़ के आए हैं वो चीज़ को अच्छे से, तो वो सब टच उसमें आ जाता है। और ऐसे में इंट्रो और कंक्लूजन जनरली, मतलब जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ सबका, तो 4 लाइन में ख़त्म करके भागना है कहीं टाइप। पहला ऐसे का 5 लाइन, दूसरा ऐसे का 4 लाइन, तीसरा ऐसे अच्छा है तो 4-5 लाइन, क्योंकि छत्तीसगढ़ आ जाता है तो 4-5 लिख लेते हैं। तो नहीं, वहाँ से हमको नंबर उनसे ग्रैब करना है, लाइक उसको 7 लाइन 6 लाइन एटलीस्ट लिखो, और ऐसा लिखो कि उसको टॉपिक ना देखना पड़े ऐसे का, वो नंबर दे दे पहले में दिया तो अपने आप नंबर मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन पेपर 2, इसका इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ। पेपर 2 में मेरे साथ मैं पूरा ब्रेक डाउन हो गया था कि मेरा कुछ नहीं होगा इस पेपर में। 2 ऐसे लिखने के बाद जिस 2 में मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर मिले होंगे, अभी तो आए नहीं है, वो मैं इस माइंडसेट के साथ लिखा था कि कुछ नहीं होगा अब। तो करंट अफेयर्स का मैं इसमें इम्पोर्टेंस बताता हूँ। एक क्वेश्चन था विकास के साथ पर्यावरण, ऐसा कुछ था टॉपिक, तो उसमें कुछ कंटेंट था नहीं, ऐसा मैं प्रिपेयर किया नहीं था। फैक्चुअल हम लोग पढ़ते हैं, पूरा फैक्चुअल ही प्रिपेयर करते हैं, और वो जस्ट पिछले साल आया था तो मैं छोड़ दिया था कि नहीं आएगा ये, और ये आ गया। अब मैं कुछ ब्लॉक था कि कौन सा लिखूं, लकीली मैं ये पिक किया। और करंट अफेयर का जैसे मैं निशांत सर का बता रहा था, तो मेरे को IPCC की 3 रिपोर्ट याद थी, उसी टाइम आई थी, मतलब पिछले 1-1.5 साल में आई थी। स्पेशल रिपोर्ट ऑन लैंड, स्पेशल रिपोर्ट ऑन 1.5 डिग्री, और ओशियन एंड क्रायोस्फीयर। मैं ये 3 साइट किया था, तीनों रिपोर्ट। जैसे एक और है वो वाला, ऐसे मैं कौशल अर्जन वाला बताया, तो सर जैसे लिखवाते थे कि एसोचैम में 21% लोग को, लगभग 17.5% लोग को रोजगार नहीं मिलता है, योजना आयोग। एसोचैम का ऐसा ही रिपोर्ट है कि 21% इंजीनियर रोजगार के लायक है सिर्फ, और 7% MBA ग्रेजुएट। तो ये सब रिपोर्ट जैसे आप करंट का डाल दोगे तो उनको बहुत अच्छा लग जाता है। तो ये चीज़ आप ट्राई कीजिए, पिक करते जाइए हमेशा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, 2-4 पेज 5 पेज होते हैं लास्ट में, ये पिक करके, ये इतने अच्छे फोल्डर हैं जो आपके हर पेपर में काम आएंगे। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि निबंध, एक्चुअली कई लोग ये कह देते हैं कि छत्तीसगढ़ में करंट का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। पिछले 3 साल से मैं जिनसे मिल रहा हूँ, प्रशांत कुशवाहा आए थे, श्रीकांत आया था, उसके बीच में गरिमा, इन लोग आए थे, और अभी सुमित कह रहा है, हर किसी ने कहा है कि सिर्फ पेपर 2 में नहीं, आपके पेपर 5 में, पेपर 4 में, हर जगह यदि आप आखिरी में करंट से सब्स्टिट्यूट, मतलब आखिरी में कुछ कंपनसेट करते हैं, करंट का कोई डेटा डालते हैं, करंट की अप्रोच डालते हैं, कोई रिपोर्ट डालते हैं, उनको लगता है कि ये अपडेटेड स्टूडेंट है। और इसलिए निबंध में तो लिखा ही हुआ है कि आंकड़े, तो जब लिखा है आंकड़े तो 2 आंकड़े, तो इसलिए करंट अफेयर्स इतना ज़रूरी है। जैसे इन्होंने निशांत की बात की, निशांत दृष्टि में हमारा कलीग है और सिर्फ करंट की तैयारी करता है और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो हर जगह। इसके अलावा दृष्टि की वेबसाइट पर भी जो ऑडियो वीडियो आर्टिकल हैं,
यदि आप साल भर उसको भी पढ़ ले रहे हैं, अभी एक IRS सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, उन्होंने वही किया था, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो गगन करके एक स्टूडेंट ही था हमारा, यहीं बिलासपुर में पोस्टेड थे। उन्होंने, यदि आप कोई भी एक चीज़ करंट की थॉरोली पढ़ रहे हैं, मोटी मोटी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मदद करेगा मेंस में, आप मानिए। और इन्होंने दोनों ने कहा है इंट्रोडक्शन ये तय करता है कि वो आपका निबंध अंदर पढ़ेगा कि नहीं, और कंक्लूजन, लास्ट इंप्रेशन इज द फाइनल इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन तय करता है कि वो निबंध पढ़ेगा कि नहीं, कंक्लूजन तय करता है कि नंबर देगा कि नहीं। पता चला इंट्रोडक्शन से जो इमेज बनाई थी कंक्लूजन में जाके धो दी तुमने, तो वो आखिरी में दुखी था तो नंबर नहीं दिया। और इसलिए ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। कई लोग यहाँ पर बोल देते हैं कि नहीं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का मतलब नहीं है, CG में तो आर्टिकल जैसे लिखना होता है, ऐसा नहीं है। निबंध मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इसको ध्यान रखो आप, है ना, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है, अक्षर छोटे छोटे बनाना पड़ता है मेंस में, इनकी हैंडराइटिंग शायद छोटी होगी, तो जैसे 2019 का मैं मेंस दिया हूँ, 2020 का भी मैं मेंस दिया हूँ, तो दोनों के जो आंसर बुकलेट है उसमें आंसर छोटे और बड़े ड्रास्टिक चेंज है। लाइक जो मार्जिन होती है 2 लाइन की, किसी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डबल है और किसी क्वेश्चन में उसका 50% है। तो अगर राइटिंग छोटी है या बड़ी है, उससे फिर हमको उसमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मेरी राइटिंग काफ़ी छोटी है तो मैं बड़ा लिखने लग गया था बीच में, फिर लोग मेरे को टोक टोक के कि नहीं ऐसे नहीं होगा, फिर छोटा करवाया वापस। तो वो चीज़ आप लिखते जाइए, वहाँ पे जो कॉपी मिलेगी आपसे मार्जिन वैसा ही बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। 2020 में बहुत अच्छी मार्जिन थी और वो मतलब वो कॉमन थी पूरे थ्रू आउट पेपर, 2019 में नहीं थी। मोस्टली जैसे ज्योग्राफी वाला जो पेपर 5 है उसमें डायग्राम का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है। बाकी बहुत सारे पेपर मतलब कुछ कुछ जगह 1-2-4 जगह मैं इतना ही लिखता था, बहुत 2-3 जगह ज्योग्राफी वाले पेपर में थोरोली यूज़ किया था। तो जैसे एक क्वेश्चन था जो पेनिनसुलर प्लेटू पे था, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि करके था, तो उस पर जैसे कि मैं लिखना स्टार्ट किया था, फिर से टाइम का मेरे को इशू हो गया था। अगर आपका टाइम कम हो रहा है तो आप मैप ज़रूर बना दीजिए, उससे आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। जैसे प्रायद्वीपीय पठार वाला था तो मैं ऑलमोस्ट वो मैं लास्ट में डील किया था। तो उसके साथ क्या था कि एक पेज में पिछले बार तो कोई मार्जिन नहीं थी, कितना भी लाइन, कभी 18 लाइन है, कभी 23 लाइन, 24 लाइन, कभी 17 लाइन, छोटा करके बड़ा करके स्पेस। तो उसमें ऐसा था कि मेरे को पता था अगर मैं पूरा लिखूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मैं बड़ा सा यहाँ पे लगभग आधे पेज का मार्जिन ले लिया, इधर से ऑलमोस्ट 30 to 35% और इधर 50% ले लिया, ताकि मेरे को यहाँ ना लिखना पड़े, मेरा ये स्पेस बच जाए और मैं यहाँ सब चीज़ दिखा के इधर नहीं पढ़ने दूँ उसको। और यहाँ पे फिर मैं बड़ा बड़ा लिख दिया, जैसे अक्षर वाला जो पूछे थे तो मैं इधर सारे बड़े बड़े लिख दिया ताकि वो पढ़े ही नहीं और यहाँ से पूरे मार्क्स ले ले। तो मैं यहाँ पे जैसे पेनिनसुलर प्लेटू का ये डायग्राम बनाया, फिर यहाँ से जैसे मालवा या अभी फैक्ट मेरे को याद नहीं है, तो यहाँ बता के फिर जैसे सतपुड़ा ये वाला जो दो रीजन है, फिर ऐसे फिर यहाँ जो रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार वाला रीजन है, तो मैं ये सब चीज़ बता के बना के और मैं पूरा पॉइंट आउट करके दिखा दिया था ताकि वो मेरा आंसर नहीं पढ़े बिल्कुल। एक आध पीक की हाइट जैसे कि नीलगिरी समथिंग 2596 ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ मैं यहीं पे मेंशन कर दिया था ताकि वो इधर देखे ही ना। ये टाइम खत्म हो रहा है तो ये कर लें, और नहीं भी हो रहा तो ये चीज़ बहुत अच्छा इंप्रेशन मेरे को लगता है कि देता हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं डायग्राम। और डायग्राम छोटा सा जैसे 2 नंबर वाले में था, ये 10 नंबर में था शायद। 2 नंबर वाला एक जैसे क्वेश्चन था NH वाले पे था, तो NH वो तो मेरा गलत था, मतलब उसमें भी जैसे मेरे फ्रेंड लोग ऐसे करके छोटा सा बना के मैप ऐसे करके दोनों जो लिंक है छत्तीसगढ़ का मैप, वैसे वो बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ का मैप बनाने का 2-2 नंबर पे ट्राई मत करना, क्योंकि मैप बनाने में कुछ तो टाइम लगता है, उतना आप लिख के चले जाओगे, ट्रिवियल फैक्ट रहता है, नंबर मिल जाते हैं। इंडियन GS जैसे ज्योग्राफी का है तो उसमें आप बनाएंगे जैसे मानसून से आ गया कुछ, तो आप मानसून का दिखा देंगे, अगर मानसून ये चीज़ बना के कि यहाँ से जा रहा है, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसे यहाँ से फिर 3 पार्ट ऐसे करके जाएगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा। पर छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जो छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन है स्पेसिफिक। इंडियन ज्योग्राफी में आएगा तो वो अब बनाइए। अब इंडियन ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हो गया है, 50% तो छत्तीसगढ़ का ही पूछ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैप और इन सब के पीछे नहीं जाना है।
आप अच्छे से मेंस के आंसर लिखिए, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा, आंसर राइटिंग लाइक पैरा और सर पैरा और वो, हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे मैं 2 बार दिया था, पिछले बार जैसे मैं बताया कि मेरा टाइम हर पेपर में ख़त्म हो गया था, इस बार मेरा टाइम हर पेपर में 2 से 5 मिनट बचता था। आधे घंटे तो कभी नहीं बचे, मेरे पास ऐसे लोग हैं कि आधे घंटे बच गए थे, उन लोग अभी लिस्ट में शायद नहीं है। आधे घंटे मत बचाना, अच्छे से लिखना, पूरा सोच के, मतलब बहुत अच्छा पेपर है। जैसे पॉइंट वाला 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे यूज़ करता था 1 2 3। अगर 4 लिखना है तो 4, 2 नंबर वाले में 4 लाइन रहते थे, और अगर 9 11 पॉइंट है जैसे एक आधा सूरत टाइप का कुछ आया तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, और अगर बीच में कुछ नहीं याद आ रहा है तो 6वें 7वें में मैं कुछ भी लिख देता था। एक आध जगह ऐसा किया हूँ मैं, कहीं बाकी ब्लेंडर नहीं है। बाकी अब मैं RTI कॉपी देखा हूँ, बीच में ऐसे रैंडम कुछ लिख दिए हैं। ये तब करना जब आपका पेपर बहुत इधर उधर हो गया। अगर आप बहुत अच्छा लिखे हो तो ब्लैंक छोड़ दो। मैं पेपर 7 में लगभग 15 नंबर का छोड़ दिया था, पेपर 3 में मेरे छूट गए थे 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन। तो ये सब ब्लफ तब करना जब नहीं आ रहा हो, मत करना, नहीं तो अच्छे से पढ़ के जाना, मेंस के सारी चीज़ कवर हो जाएंगी। ये प्री में रिवीजन का सीक्वेंस कैसे तैयार करना है, ये आप पूछ रहे हैं ना? तो सर ही बताए थे, वही मैं सीक्वेंस फॉलो करता था। सर एक बार क्लास में बताए थे, मैं वो बता देता हूँ। सर को तो शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन बता के भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो 7 दिन होते हैं हफ्ते में, ठीक है। एक दिन आप पढ़े इसको, जैसे मान लो आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, ठीक है। तो इसको जब दूसरे दिन जाओ तो आधे घंटे में पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। बाकी टाइम पूरा नया पढ़ो, ठीक। फिर अगले दिन गए, ये और ये इन दोनों दिन का यहाँ रिवाइज करो आधे घंटे में, ठीक है। फिर फिर आधे घंटे में रिवाइज करके यहाँ का नया पढ़े, ठीक। फिर अगले दिन फिर वही इधर का पूरा रिवाइज और नया, ये पूरे यहाँ तक 6 दिन तक चलेगा, और 7वें दिन पूरा रिवाइज, ठीक है। प्रीलिम्स वही सर बोलते थे कि पहले दिन जो पढ़े हो उसको 24 घंटे में रिवाइज कर लो, और उसके बाद एक बार हफ्ते में रिवाइज कर लो, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो ये मुझे लगता है कि काम करता है, ठीक है। और जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसमें डेटा बहुत होते हैं, तो उसके लिए आप डेली कम से कम 10 मिनट 15 मिनट निकाल लो, आधा घंटा, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है वो आधा घंटा निकाल लो, ठीक है, पौन घंटा, लेकिन उससे ज़्यादा समय मत देना, और रोज़ देना लेकिन, ठीक है, ताकि वो याद हो जाए। 1 महीने में पूरा याद हो जाएगा, फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा होते हैं वो सिर्फ प्री में काम नहीं आते, जब बल्कि प्री से ज़्यादा वो मेंस में काम आता है, ठीक है। प्री में काम आए ना आए, प्री का तैयारी कब से करना चाहिए? एग्ज़ाम से पहले। प्री का तैयारी नोटिफिकेशन के बाद, उसके पहले सिर्फ मेंस का तैयारी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, कैन वी यूज़ बोथ ब्लैक एंड ब्लू पेन? तो मैं जैसे अभी बता ही रहा था कि मेरा पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 लगभग सब में छूटा है क्वेश्चन। पेपर 7, 6 बस कंप्लीट हुआ था, 2 कंप्लीट हुआ था, 2 भी बेल बजाय मेरे कॉपी छीनने तक लिखा था मैं, लास्ट पॉइंट था, पूर्ण विराम डाला, छीन के ले गया। तो अब इसमें अगर ब्लैक ब्लू यूज़ कर लेते हैं तो आप बहुत फास्ट लिखते हैं। कोई भी एक पेन ले लीजिए, और ये पेन का क्वेश्चन, ये मेरे साथ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखेंगे। जैसे मेरे में था कि मैं राइटोमीटर यूज़ करता था, तो राइटोमीटर बहुत पतला चलता है, बहुत पतला। राइटोमीटर बहुत लोग यूज़ करते होंगे, बहुत पतला चलता है। तो ये था कि मेरे को फैक्ट ज़्यादा आते थे, तो मैं लिखते लिखते मेरे पास टाइम कम ही हो जाता था हर बार। तो मैं पेन चेंज करने का सोचा, पेन चेंज किया, 1 महीने लिखा, फिर वही हुआ कि अब उस पेन से मैं टाइम अपने कॉपी के साथ पूरा जस्टिस नहीं कर पाता था कि मैं इससे बहुत अच्छा लिख सकता था। तो ये सब अगर आप दिमाग में लाएंगे, पेपर के पहले बहुत क्रैश करता है ये हैंड राइटिंग, क्योंकि सुधरेगी नहीं पेपर के आपके 15 दिन पहले, कैसे सुधार लोगे आप? 23 साल 24 साल में नहीं सुधरा तो अगर आप ये चीज़ दिमाग में रख के जाओगे, 1-2 दिन आपका पेपर के बीच में क्रैश होगा ही होगा। वैसे ही अगर आप ये ब्लैक ब्लू वाला भी करोगे तो क्रैश हो जाएगा। आंसर राइटिंग छोटी रखोगे, 2-3 दिन पेपर के बीच में बेकार हो जाएंगे, डेफिनेटली बेकार होंगे, और वो चीज़ आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। जैसे ये राहुल बोला कि मैं बचा लेता था, मेरे केस में था कि
मैं जैसे पेन वाले में मेरे साथ 2 बार हुआ था, एक बार पेन चेंज करने में, एक बार राइटिंग छोटी में। तो ये आप दिमाग में बिल्कुल मत लाइए, नहीं तो वो बहुत क्रैश करता है। पेन का क्वेश्चन था ना, तो पेन से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज मैं हुआ था पेन के कारण। मैं ब्लैक पेन यूज़ करता था, मॉन्टेक्स का मेगा, क्या ऐसा कुछ था, मेगाटॉप, मॉन्टेक्स का मेगाटॉप। वो पेन मेरे पास आज भी है, उसको उसी में मैं फॉर्म भी भरा हूँ अपने इंटरव्यू का, और लाना भूल गया हूँ, उसको रखा हूँ अभी भी, ठीक है। लेकिन ब्लैक कलर का पेन था, उसका जो कैप वगैरह उसमें सब ब्लैक रहता है ना, और ब्लू वाले में ब्लू रहता है, ठीक है। तो मैं पहले ब्लैक में लिखता था, लेकिन देखा कि सब ब्लू में लिख रहे हैं, तो मेंस के एग्ज़ाम के जस्ट 10 दिन पहले मैं ब्लू में स्विच कर गया, सिर्फ 10 दिन पहले। कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता अगर मेरे साथ, अगर कुछ गलत हो जाता, अगर वो मैं दिमाग में रख के जाता। तो सिर्फ 10 दिन पहले, मैं 2 साल पूरा ब्लैक में लिखा हूँ, और सिर्फ 10 दिन पहले मैं मेंस के 10 दिन पहले मैं ब्लू में स्विच कर गया। वैसे अब ये मैटर भी नहीं करेगा, क्योंकि स्कैन करके कॉपी चेक हो रही है, तो उनके पास ब्लैक ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं दिमाग में नहीं रखा था, क्योंकि इन लोग ने ये मेरे को समझाया इन लोग कि दिमाग में मत रख, सब ठीक रहेगा। तो और आंसर राइटिंग का ये था कि सिर्फ पेपर 1, 2 और हाँ, पेपर 1 और 2 को छोड़ के लगभग सभी पेपर में मेरे 10 मिनट बच गए थे, 10 से 15 मिनट सब पेपर में बचे। और जेल पेन, कैन वी यूज़ जेल पेन? इंग्लिश मीडियम वाले हो तो जेल पेन अच्छा दिखता है, हिंदी वाले अगर टाइम पे पेपर ख़त्म कर दोगे तो फिर कर लो यूज़। मेरे से तो नहीं हुआ था ख़त्म, मैं चेंज किया था जेल भी। लगभग मैं, जैसे सर बहुत फास्ट लिखवाते हैं, तो सर की मैं इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में किया हूँ सर की। मैं भुवनेश्वर में पढ़ता था, तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, तो मेरा दोस्त दृष्टि में पढ़ता था, तो मेरे को वो क्लास की ऑडियो रिकॉर्डिंग दे देता था कि वो खुद से फ़ोन से रिकॉर्ड करता था। तो सर इतना फास्ट लिखवाते थे, मैं उतना फास्ट लिख लेता था, फिर भी पेपर इतना अलाइनमेंट ख़राब था कि पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। तो जिससे बहुत फास्ट लिख पा रहे हो, जिससे अच्छे से दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, उसी के साथ जाओ। किसी का, और किसी से राइटिंग के लिए किसी, मतलब एकदम अगर ऑथेंटिक नहीं है तो मिलो ही मत। मेरा तो ऐसा बोल दिया था पेपर के 2020 वाले में, इतना घटिया राइटिंग है, अच्छे से लिखो, मात्रा गलत है। मतलब ये सब चीज़ आप दिखा के पहले अपने दिमाग में डाल के आप खुद को डिमोरलाइज किया, आप उस खुद को मतलब अपने ऊपर डाउट कर लिया, सेल्फ डाउट वाला चीज़। और सेल्फ डाउट के बाद जब कोई बोल देता है ना, फिर वो 1-2 दिन पूरे बर्बाद हो जाते हैं लगभग। तो वो चीज़ मत लाइए बिल्कुल। हेलो, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, चाहे यूपीएससी जैसे इन्होंने कहा भुवनेश्वर से, कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से आंसर्स भेजते हैं। मेरा ये कहना है कि यदि किसी का आंसर गलत भी है तो उसको सॉफ्ट लहजे में सजेस्टिव बताना है। होता क्या है कि आप जब ये ग्रुप डिस्कशन करते हैं या सीनियर्स से मिलते हैं, कुछ सीनियर्स क्रूड तरीके से बोल देते हैं कि तुम घटिया हो, तुम्हारी राइटिंग ख़राब है, और ये चीज़ दिमाग में आ जाती है। तो ऐसी बातें, जैसा उसने कहा, दिल लगाना है। सर इवन टीचर्स कई कोचिंग के मेरे को टीचर बोल दिए थे। मैं जानता हूँ, मैं टीचर्स पे चर्चा ही नहीं करता लेकिन एक टीचर यदि स्टूडेंट को क्रूएलिटी से बोल रहा है, या उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या उसको डीमोटिवेट कर रहा है, तो वो टीचर नहीं है। क्योंकि आप लोग मेरी बात को या ये किसी और टीचर की बात को वर्बल वैल्यू, फेस वैल्यू पे लेते हैं कि यार इनने बोला है तो कुछ सच ही होगा, क्योंकि भाई वो बहुत भरोसा करके आते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सीनियर हो जाएं तो किसी को ऐसे बाइक वो ना करें कि अरे तो गधे हो, तुम्हारा नहीं होगा, क्या पता कल उसी का हो जाए, तुम इंतजार कर रहे हो। तो दिल, यदि वो जो कमियां बताएं उनको ठीक करना है, वो जो बुराइयां करें उनको दिल से बिल्कुल नहीं लगाना है। ये बात बिल्कुल सही है इनकी, ठीक है। क्योंकि आपको इस यात्रा में कई लोग मिलेंगे जो कुंठित होंगे, जो जलनखोर होंगे, जो रिवेंजी होंगे, रिवेंजी समझ रहे ना, बदलाखोर होंगे। भाई अच्छे बुरे लोग तो पूरी दुनिया में हैं, और वो लोग कई बार इस लेवल तक सोचते हैं कि मेरा नहीं हुआ तो इसका क्यों। तो बताओ वैसे लोग आपके लिए अच्छा कैसे सोचेंगे। तो पहला तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, मतलब अपना एक इनर सर्कल बनाओ जो पॉजिटिव एनर्जी का हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो। हर चीज बुराई वाला व्यक्ति आपके परिवार का भी हो तो उससे कुछ साल के लिए दूर बना लो।
वो पैसिमिस्टिक होते हैं ना, वो एयरलिफ्ट मूवी में एक आदमी था जो हर चीज़ में बुराई देखता था, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपके लिए बर्बादी है। पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास रखो। प्री के सब्जेक्ट की प्रायोरिटी आपने पूछी है, इनकी प्रायोरिटी से इनकी प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी से अलग होगी। तो प्रायोरिटी का मतलब है आपको जो नहीं आता है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, नो वन कैन टेक फ्रॉम यू व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तो जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता है उसके हिसाब से प्रायोरिटी बना लो। सर मेंस में भी यही है, मैं वही हाँ। बोल रहा था कि जो चीज़ आपको आती है वो मत पढ़िए आप दोबारा। रिवीजन और रिपीटेशन दो चीज़ है। आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, रिपीटेशन है ये। रिवीजन मीन्स जो आपको नहीं आता, थर्ड रीडिंग फोर्थ रीडिंग के बाद आप उस चीज़ को पिक करके सिर्फ उसी को याद कीजिए। आपको पहला दूसरा तीसरा पॉइंट हमेशा याद रहेगा, आप उसको याद कीजिए। इसमें बहुत थोड़ा सा कभी एक दो पॉइंट छूट सकता है, बाकी हमेशा ये काम करेगा ये। अब हर अगली रीडिंग में पिछले वाले चीज़ जो आपको याद है वो मत पढ़िए, वो रिपीटेशन है, रिवीजन नहीं है ये। और प्री का कब से तैयारी करना चाहिए? एग्जाम से पहले। अच्छा, ये देवनागरी और इंग्लिश दोनों सब इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए वहाँ भी, क्योंकि लिखना है तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए। और प्री का तैयारी कब से करें? जैसे हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं तो प्री और मेंस अलग से नहीं पढ़ते हैं, प्री की टेस्ट सीरीज बाद में देते हैं, और जब 4-5 महीने पहले से हम लोग चेंज करके तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पे ये चलता है प्री और मेंस अलग। जो मेंस का सिलेबस है वो प्री से ज़्यादा वास्ट है। यूपीएससी दे रहे हो तुम? तो जैसे मेंस का आपको सिलेक्शन मेंस दिलवाएगा, तो मेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। मेंस के बाद प्री का, जैसे मैं बोला, जैसे नोटिफिकेशन आया आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए, पहले से भी कर सकते हैं। और मेंस का रिवीजन करके आप मेंस से टेस्ट प्री का दीजिए। कुछ क्वेश्चन जैसे आपको जितने पढ़े हैं, जैसे 100 में 36 भी आप पढ़े हैं, वो 36 आता है, 36 में 36 सही होना चाहिए। बाकी 64 ही होगा ना, 64 नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप उसको, जो मैं बोला फैक्ट बुक टाइप का एक छोटा सा साइड में रखिए, उसमें से काफ़ी सारे आप पढ़ लेंगे फिर से। जो आपको उस टाइम याद नहीं होंगे तो आप पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, 2-4 पॉइंट जो हैं वो पिक करके अलग कर लीजिए। ये फैक्ट बुक जो आपका होगा ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि अगर 140 मार्क्स लाने हैं 70%, उसमें जो विलुप्त वाला है और जो गलत वाला है उसके बाद, तो मतलब 145 के अराउंड आपको लाना पड़ेगा, तब होगा ये सब, मतलब उस वाले पेपर में। तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट पता होना चाहिए प्री के लिए, तो वो चीज़ आप करिए ही करिए। क्योंकि जैसे मैं DIA का इस बार हुआ था प्री का, तो मैं वो कर लेता था, तो उससे क्या होता था, वो सारे ट्रिवियल फैक्ट्स जो मेरे को पता होने चाहिए वो मेरे को पता चल जाते थे बाद में, तो वो सब बहुत हेल्प करता था। क्योंकि बेसिक सब बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के 50 में से 40 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन लगभग सबसे बन जाता, जो अच्छे से तैयारी किए हैं। और इंडियन पोर्शन को बहुत अच्छे से कीजिए। यहाँ का फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, पॉलिटी लगभग लोगों का वीक होता है CGPSC, मतलब मैं जितने को देखा अपने दोस्तों को, तो यहाँ से पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है प्री में, लगभग 12-13 क्वेश्चन। तो वेटेज भी देख लीजिए आप, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। जिसमें ज़्यादा वेटेज है, जिसमें जैसे पॉलिटी के 12 क्वेश्चन हैं, तो 12 में 12 बहुत इजीली बन जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो, बहुत इजीली। और वो पॉलिटी का क्वेश्चन इस बार जैसे पंथ निरपेक्षता वाले में विलुप्त कर दिए थे, नहीं तो इससे पहले कभी गलत आंसर नहीं लिया, तो वो थोड़ा सा एज है। तो वो आप वेटेज देख लीजिए और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। और एक था कि प्री में रिवीजन का सीक्वेंस कैसे है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज, तो वो प्रीवियस ईयर से हो जाएगा वेटेज प्रीवियस। हेलो देखो, इंट्रोडक्शन कैसे लिखे ना, अपन निबंध पढ़ेंगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, रुक जाओ, ठीक है। तो अब इन लोगों को परेशान मत करो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, एग्जाम्पल में बता दो, एक आध एग्जाम्पल बताना हो तो। जैसे पर्यावरण पे था ही जो क्वेश्चन था, उसका मैं बता दूँ। जैसे एक उच्च शिक्षा वाला मैं बताया कि मैं उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन टॉपिक था, बनाम उच्च शिक्षा। मेरे को लगा कि उच्च शिक्षा तो कौशल अर्जन के लिए ही है, वो अलग से है नहीं, क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूँ तो मेरे को स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस या IT इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो वो बनाम कैसे हो सकता है, वो तो मेरे को स्किल डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। तो मैं वही बताया कि ये टॉपिक क्यों दिया है हम लोग को लिखने के लिए उस ऐसे में, कि जो फिर सर का वो जो रिपोर्ट था, सर जो क्लास में लिखवाए थे कि 17.5% लोग, योजना आयोग का कहना है कि 70.5% ग्रेजुएट ही सिर्फ अपने योग्यता के हिसाब से जॉब पा रहे हैं।
तो मतलब ये तो हमारे उच्च शिक्षा में कुछ तो गैप है कि हम लोग स्किल नहीं दे पा रहे हैं ऐसा करके। तो इससे या तो जो पर्यावरण वाला था तो उसका पिछले बार तो नहीं, इस बार मैं अगर आता तो मैं ऐसा लिखता कि जैसे कि दोनों बेसिकली सतत विकास पे था कि मतलब इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट ये दोनों को मैनेज करके ले जाना है। तो एक बॉब ब्राउन का सेइंग है फेमस कि भविष्य या तो हरा होगा या तो होगा ही नहीं। तो इससे आप अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर ऑलमोस्ट किल हो जाता है वहाँ पे, वो आपको नंबर देगा, अच्छे से देगा। तो ऐसे टाइप का इंट्रो कर लीजिए और 6 से 7 लाइन लिखिए इंट्रो, उसमें ऐसा नहीं 4-5 लाइन लिख के भाग गए। और बचा हुआ इंट्रो मैं लिखना सिखवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। कम से कम निबंध में तो बिल्कुल आप चिंता मत करो, हर निबंध में अंदर का कुछ भी हो इंट्रो में लिखवा देता हूँ आपको, 7, 8, 10 लाइन 20 लाइन आप जितना याद कर लो फ्रेजेस के साथ। अब ये है कि आप ये कनेक्ट कर पाओ कि ये वाला इंट्रो यहाँ आएगा। कुछ लोग ना गजब परजीवी होते हैं, मतलब वही टॉपिक होगा तो ही वो इंट्रो है, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि ये वाला इंट्रो यहाँ भी लग सकता है। तो ऐसे तो 1000 इंट्रो नहीं लगा सकते हम। हाँ, जैसे वही हाँ। योजना आयोग और नीति आयोग में सहकारी संघवाद आपको समझ के वो हाँ। लिख लेना। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए ना। अभी हमने बात की संघवाद ना तो बौद्धिक संकल्पना है ना ही संस्थागत, वो तो पारिस्थितिक संकल्पना है। इसलिए हर देश को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप संघ बनाने का अधिकार है और इसीलिए संघ परिसंघीय, अर्धसंघीय और संघीय तीनों रूपों में दिखता है। भारत ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से संघ का निर्माण किया है, जिसमें कुछ लोगों ने उसे अर्धसंघ का आरोप लगाया है, लेकिन वास्तविकता में भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूनियन है। और फिर इस यूनियन में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से केंद्र राज्य सहयोग और समन्वय के प्रयास किए जाते हैं। नीति आयोग, योजना आयोग उन्हीं में से एक हैं। इसलिए नीति आयोग, योजना आयोग के कार्यक्रम को समझने के लिए संघवाद को समझना जरूरी होगा। अब अगला पॉइंट आ गया, संघवाद से तात्पर्य, फिर बढ़ते जाइए आगे, कनेक्ट कर लीजिए सारी चीज़ों को। जैसे सर बोल रहे हैं ना कि इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है। सर जब बोलते रहते हैं ना तो कई बार ऐसा कुछ लाइन बोल देते हैं जिसको नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सिर्फ फैक्ट लिख लेते हैं या फिर जो काम का चीज़ है उसको। तो मैं जो काम का चीज़ नहीं रहता था वो भी लिख लेता था, तो वो मेरे को ऐसे में बहुत काम आया, बहुत सारा चीज़ था। कई जगह कई लाइन होती है। अब मैंने कहा कि हमें ना तो देवी चाहिए ना दासी चाहिए, हमें नारी चाहिए, ना अर्धांगिनी चाहिए ना प्रतिद्वंदिनी चाहिए, सहभागिनी चाहिए। ऐसे शब्द यदि आपने 1-2 लाइन याद कर ली और उसको लिख दिया तो वो अपने आप में हो जाएगा। जल जंगल जमीन की लड़ाई अब आदिवासियों से आगे बढ़ गई है, कहीं भी लिख दो। और ये चीज़ ही 136 में कन्वर्ट होगा। मैं अगर कोई ऐसी लाइन है तो मैं वो लाइन को ज़रूर रट लेता था, मैं लिख के प्रॉपर रट के उससे पूरा इंट्रो बना के कंक्लूजन बना के मैं हमेशा रखता था ये चीज़। मतलब ऐसे कुछ पॉइंट है जैसे सर अभी बोले वो अर्धांगिनी वाला और प्रतिद्वंदिनी वाला, मैं ये सुना नहीं था पहले, नहीं तो मैं ये भी लिख लिया होता कि अगर महिला में आएगा तो मैं ये साइट करूँगा कि जैसे देवी स्त्री देवी है बोलते हैं, तो उनको नहीं, उनको एक बराबर इंसान का दर्जा चाहिए, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो आप कभी देवी बना रहे हैं या कभी दासी बना रहे हैं तो वो नहीं, उनको बस इंसान का दर्जा चाहिए। तो मैं वो कोट करके उसको मैं जस्टिफाई जो मैं अभी बोल दिया मैं वैसे करके कर लेता। जैसे सिर्फ ऐसे में नहीं, पूरे 7 पेपर में एक ना सांचा बनाना होता है हमको मेंस में, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाता है बस उस सांचे में उसको ढालते जाओ, बस और कुछ नहीं करना, बस सॉलिड कंटेंट रखो, सांचे में ढालते जाओ। वो सांचा कैसे बनाना है सर बताएंगे आपको। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी जवाब देना चाहे। रिवीजन का आधार क्या होना चाहिए? आपके शॉर्ट नोट्स या पिछले सालों के प्रश्न या आपके कमजोर एरिया? वही फिर रिवीजन या रिपीटेशन? रिवीजन करना है आपको तो शॉर्ट नोट्स जैसे मेरे से मैं बहुत कम लिखता हूँ, मतलब मेरे नोट्स मैं रफ सीट यूज़ ही नहीं करता क्योंकि वो फिर एक नोट्स बन जाएगा मेरे पास और फिर मेरे को वो कैरी करना पड़ेगा। तो रिवीजन जैसे करना है हमको, तो रिवीजन हम वो चीज़ करेंगे जो हमको याद नहीं होंगे एग्ज़ाम के टाइम। ये हमको 2 महीने पहले, मेरे को लगता है कि 2 महीने पहले मेरे को कैसे पता होगा कि एग्ज़ाम के टाइम मेरे को क्या याद नहीं होगा। तो जो मैं क्या करता था, जो मैं लास्ट रिवीजन होता था मेरा लास्ट के 7 दिन वाले में, तो जो मैं फर्स्ट डे से स्टार्ट करता था कि ये 7 दिन में मेरे को 4 दिन में ख़त्म कर लेना है, तो मैं पूरे सिलेबस को उस टाइम पर रिवाइज़ कर लेता था, पूरे जो मेरे पास नोट्स थे, और उसमें से कुछ फैक्ट निकाल के जो मेरे को लग रहा था कि मेरे को उस 2 दिन पहले चाहिए, तो मैं वो भी निकाल के एक पेपर में A4 शीट में
रख लेता था, और फिर पेपर वाले दिन मैं सिर्फ वो एक पेज पढ़ता था और उससे बहुत क्वेश्चन आते थे, और उससे आते थे तो इसलिए भी अच्छा लगता था कि लास्ट में मैं ये पढ़ के गया और ये सॉलिड आएगा। तो आप रिवीजन वैसे कीजिए, उस चीज़ को आप लिखते जाइए। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम हम लोग शुरू में कीवर्ड्स लिखते जाते हैं सब चीज़ के, जो चीज़ हमको याद है हम वो क्यों बार बार पुट करें और फिर बाद में उसमें एफर्ट लगा के फिर पढ़ें। जो चीज़ लास्ट में हम हर एक रिवीजन में हमारा कंटेंट डिक्रीज होना चाहिए याद करने के लिए। पहले रिवीजन में बहुत सारा रहेगा, दूसरे रिवीजन में उस पहले रिवीजन के कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पढ़नी है वो स्किप कर दीजिए, तीसरे रिवीजन में, और लगभग 6 से 7 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए पूरी चीज़ें। बहुत लोग को शॉर्ट नोट्स के लिए कन्फ्यूज़न होता होगा, ठीक, कैसे बना करके। तो जैसे सर ने बताया कि जो याद नहीं होता है उसका नोट्स बनाना चाहिए, जो याद है उसका क्यों बनाओगे, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, किसको याद नहीं है, उसको क्यों लिखना है शॉर्ट नोट्स में, ठीक। और शॉर्ट नोट्स की बात है तो सर जो है पूरे शॉर्ट नोट्स से पढ़ें, और मैं एक भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया हूँ, मैं अंडरलाइन करके पढ़ता था। मेरे पास इतना सारा रहता था, मैं इवन इंटरव्यू के लिए भी रायपुर इतना सारा बुक कॉपी लेके गया था, क्योंकि हम लोग 4 दिन पहले चले गए थे। और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 पन्ना, उस 20 पन्ने में पूरा 7 पेपर। उस हम लोग मजाक में कभी कभी बोलते भी थे कि यार जब सेलेक्ट हो जाएगा ना तो तेरा पन्ना बेचेंगे हम लोग, लेकिन बेच के क्या मतलब है, सिर्फ उसको समझ में आएगा, किसी और को नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर ये समझा दे तो सब समझ लोगे। उसमें बेसिकली वही चीज़ें होती थी जो मेरे को याद नहीं होती थी, क्योंकि जो याद है वो मैं क्यों फिर से लिखूं, लिखने में भी टाइम वेस्ट होगा, बाद में पढ़ने में भी। भले बहुत जल्दी पढ़ लोगे आप, लेकिन लगा तो एनर्जी। तो दृष्टि का ही एक सर है, कुमार गौरव सर है, वो बोलते हैं कि यार क्यों रिपीटेशन करना है, रिविज़न करना है ना तुमको, तो छोड़ दो, जो नहीं याद है वो पढ़ लो। Yesterday we met with 3 और people, उनमें से एक और उनके ग्रुप के सदस्य हैं। वो 6 लोग ग्रुप स्टडी करते थे, 5 लोगों का सिलेक्शन हो गया है अंडर 100। आओ भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंकित सिंह राजपूत है, मैं तखतपुर का रहने वाला हूँ, और जो मैंने स्कूली शिक्षा की है वो अपने तखतपुर से ही की है। इसके बाद 2010 में 12th पास करने के बाद 2 साल मैंने तैयारी की थी कोटा से मेडिकल करने के लिए, मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता था, MBBS डॉक्टर। तो मैंने तैयारी की और उसके बाद लक बाई चांस मुझे मतलब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला, पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ। 2018 में जब मैं इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा था उस टाइम मैंने CGPSC के बारे में जाना। मतलब उस टाइम तक तो मुझे मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 अलग अलग चीज़ें, ये भी मुझे नहीं पता था। तो डेंटिस्ट्री की पढ़ाई से या डेंटिस्ट होने के बाद 2018 में मैंने तय किया कि मुझे CGPSC की राह में चलना है। और उसके बाद फिर 2018 में मैंने यहाँ आके दिल्ली IAS एकेडमी आके कोचिंग ज्वाइन की थी। 1 साल में मेरा कोचिंग कंप्लीट हो गया, 1 से 1.5 साल में, क्योंकि उस टाइम नया सिलेबस आया था, थोड़ा समय लग गया मुझे। और उसके बाद फिर मैंने कोविड के टाइम पे घर पे रह के तैयारी की। तो इस पूरी जर्नी में जो मैंने सबसे ज़्यादा बात अपने अंदर महसूस की कि CGPSC एक एग्ज़ाम नहीं है, एक जर्नी है, और इस जर्नी में हर दिन नई मुश्किलें आएंगी। हर टाइम ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है या कुछ बन नहीं रहा है। पढ़ाई तो शायद सब कर लेते हैं अच्छे कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, बट जब परिस्थितियाँ विपरीत हो उस टाइम पढ़ना और उस टाइम अपने आप को बना के रखना। मैंने कल ही सर से मिला मैं, और मिलने कल मैंने मतलब कई महीने बाद स्टेटस डाला होगा, और मैंने एक लाइन लिखी कि पढ़ाई में, CGPSC की पढ़ाई में और जीवन की लड़ाई में मैंने जो कुछ सीखा है सर से सीखा है। तो मैंने हर मुश्किल में सर की जो बातें थी उसको अपने अंदर रखा, और यही चीज़ थी जो मुझे सेल्फ मोटिवेट करती थी। मुझे ज़रूरत नहीं होती थी किसी और मोटिवेशन की, मैं अपने अंदर वो फील कर पाता था जो मैं यहाँ से सीख के गया, और शायद यही मेरी सफलता का राज है। बस इतना है मेरे बारे में। मैं जानता हूँ सर कि यहाँ पे बैठ के, मतलब जब मैं भी बैठता था तो कोई आता है तो लगता है कि क्या बोलेगा या क्या बताएगा, एक टाइम वेस्ट लगता है पढ़ाई के दौरान। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और चाहूँगा कि आप लोग मुझसे जो बात कर सकते हो करो। मैं इस गेटअप में इसीलिए आया हूँ कि आप फील कर सको कि वहाँ से यहाँ तक मैं इसी गेटअप में आया हूँ। चाहता तो शायद फॉर्मल में आ सकता था या कुछ और, जैसे मेरे को घर में बोले, पर मैं बोला नहीं, अगर मैं फॉर्मल में जाऊँगा तो आप लोग मेरे से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाओगे।
तो आप लोगों के साथ वहाँ से यहाँ तक, जैसे कि सर ने कहा, वो एक एक लाइन एक एक शब्द सही है। आप बहुत, सर के सामने कुछ भी कहना छोटा मुँह बड़ी बात है, तो मैं कुछ बताने या समझाने नहीं आया हूँ। बस एक ही लाइन कहूँगा, सर की हर बात इतनी वैल्यूएबल है कि आप उसको फील कर सको, उसको अपने अंदर आत्मसात कर सको। जितना मैं बोल पा रहा हूँ ये सब सर की देन है। तो मैं, मेरे बताने लायक तो कुछ नहीं, बस मैं आपसे मिलने आया हूँ, और आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी ऐसी मेरे से बात करनी होगी आप कर सकते हो। रूटीन ऐसा था मेरा एक्चुअली कि जैसा कि सर ने बताया ना, सेम चीज़ें कि आप, मैं कम पढ़ता हूँ, मतलब कम घंटे पढ़ता था, पर मैं किसी के साथ पढ़ता था। मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है जैसे, या मेरे दोस्त हो गए, मैंने कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, तो मैं 2-3 लोगों का ग्रुप रखता था, और कम टाइम पे पढ़ने के बाद मैं अपना बिंदास रहता था। मतलब मैं, मेरी असली लड़ाई पढ़ाई के साथ नहीं थी, मेरी असली लड़ाई थी अपने आप को संतुलन रखने की। क्योंकि हर इंसान की, हर सफल इंसान की या जैसा भी एक अलग कहानी होती है, तो मेरी ये कहानी थी कि मैं अपने आप को संतुलित रख सकूं। और तो विपरीत परिस्थितियों के आने के बाद जब मैंने संतुलन को अपने जीवन में अपनाया, तब जाके फिर सफलता मिली। मोबाइल का यूज़, अच्छा एक अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हम ज़्यादातर टाइम व्हाट्सएप पे ही सबका बीतता है, नो डाउट। तो मैंने व्हाट्सएप पे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी मैं मेंस में लिखता था आंसर वगैरह, वो वॉइस रिकॉर्ड करके रखता था। क्योंकि जब भी मैं व्हाट्सएप खोलूँ तो बाकी चीज़ें देखने के बाद अपने उस ग्रुप में चले जाऊँ जिसमें मैं अकेला हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी ही आवाज़ डाउनलोड करके रखी है, और उसको सुन के 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर की तैयारी या कुछ भी ऐसा करता था। तो ये मेरा मोबाइल का जो है वो पढ़ाई के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट था। बाकी तो सब करते ही हैं वो तो। और कुछ ऐसा पूछ सकते हो, आपके लिए ही हूँ मैं, अगर नहीं तो फिर हेलो। स्लो स्टार्टर होते हैं बच्चे, मैंने हर बार देखा है, वो शुरुआत में 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं पूछेगा, फिर छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन ये बताऊं, आज अंकित दोबारा आया है तखतपुर से, और सिर्फ इसलिए कि मैंने उसको कहा था कि भाई सुबह के बैच में कोई नहीं मिल पा रहा है, सारे लोग दोपहर में आते हैं, तो उसने कहा कि मैं फिर से आ जाऊंगा। कल तो आया ही था, तो अब वो आया है तो आप लोग लाभ ले लें, यदि मन में कोई शंका है ना। की विस्तृत पढ़ाई कर मैं, हाँ, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी एक्चुअली प्री के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट में कहा गया है ना, सबने देखा हो शायद, कि लबासना जाने की तैयारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरह अगर प्री आप अच्छे से पढ़ोगे और फोकस रह के पढ़ोगे तो प्री का मतलब काफ़ी कंटेंट मेंस में आपके ज़रूर काम आएगा। तो प्री के साथ साथ आप मेंस के लिए, और इवन मैं ये कहूँगा कि अपने आप को अच्छा और बेहतर इंसान बना के इंटरव्यू के लिए भी तैयारी प्री के साथ कर सकते हो आप। जी जी, आप अभी जैसे कि मेरे को पता चल रहा है कि शायद ये प्री वाला बैच है, तो जी प्री वाला बैच है, तो ये आप लोगों की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तो आप लोगों के पास सबसे अच्छा मौका है कि क्लास में जो भी चीज़ें हैं उसको, जो भी पॉजिटिव बातें हैं, जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं आसपास, आप सर से सुनते हैं, कहीं पे भी सुनते हैं, तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच बना के रखो, और धीरे धीरे ऐसी बातों को एक्सेप्ट करना शुरू करो जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, जो आपके अंदर ऐसी भावनाएं लाएं कि आप हो जो कि कल कुछ बहुत बेहतर कर सकते हो, वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो हमेशा अपने व्यक्तित्व को सुधारने का या व्यक्तित्व को बनाने का प्रयास करो। अगर बुरे हो तो अच्छे बनने का प्रयास करो, अच्छे हो तो बेहतर बनने का प्रयास करो, और बेहतर हो तो बेहतरीन बनने का प्रयास करो। उतार चढ़ाव जैसा कि मैंने कहा कि हर इंसान की एक अलग जर्नी होती है। मतलब अगर मैं कहूँ तो मैंने डेंटिस्ट होने के बाद, मतलब मेरा एक बेस तैयार था, मैं चाहता तो डेंटिस्ट, अच्छे खासी डेंटिस्ट्री की ज़िंदगी जी सकता था डेंटिस्ट होने के साथ। बट मैंने जब CGPSC का सफ़र शुरू किया तब मैंने उद्देश्य कुछ और थे, मेरे मन में एक फीलिंग थी कि जिसको मेरे को पूरा करना है। पर समय के साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं, मतलब लोग आपके साथ रहते हैं, छोड़ते हैं, फैमिली और दोस्त हमेशा साथ रहेंगे, तो ये एक जर्नी है। मैं जैसा कि मैंने कहा, तो उतार चढ़ाव तो आते हैं, आपकी कंडीशन फेवरेबल होगी, कभी अनफेवरेबल होगी,
पर मेरे साथ जो मेरी कंडीशन थी वो अनफेवरेबल थी। पर धीरे धीरे जो, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सौरभ सर से सीखा है, बैलेंस बना कर रखना और निष्काम कर पे भरोसा करता था। मैं कभी नतीजे पे ध्यान नहीं देता था, कभी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता था जो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। मेरा फुल फोकस रहता था मेहनत करना, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तभी आपकी सफलता का रंग चढ़ेगा। प्री क्लियर, हाँ। जैसे कि अब प्री फेब में होने वाला है, फरवरी में होगा अगर नोटिफिकेशन सही समय में आया तो सबसे पहले आप एक 2-3 सालों का, जैसे कि जब से पैटर्न चेंज हुआ है, सीसेट जब से चेंज हुआ है, तब से आप एनालिसिस करो और हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को तैयार करो कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप पार्ट डिवाइड कर लोगे ना, तो आपको एक आसानी हो जाएगी कि आप सिलेबस वाइज उस पोर्शन को पहले तैयार कर सको जहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, तो ताकि अगर उससे क्वेश्चंस आएँ तो आप गलत ना करो। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करो। सर ने भी हमेशा कहा है और मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी हो। अगर आप 10 पा रहे हो, कल 20 पाओगे, 50 पाओगे, 100 पाओगे, पर इम्प्रूवमेंट करोगे। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और 2-3 सालों का पेपर लेके एनालिसिस करो कि किससे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपकी समझ बढ़ेगी और आपको तैयारी करने में मदद ज़रूर मिलेगी। मानसिक स्थिति, चैलेंज रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हर दिन चैलेंज रहता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके फेवर में कंडीशन ना हो तो, खासकर चैलेंजेस तो रहते हैं। तो मैंने 2-3 चीज़ों पे फोकस रखा कि बैलेंस बना के रखा। बैलेंस इन द सेंस, अगर मैं 2 घंटे भी पढ़ता था ना तो उदास नहीं होता था, या किसी दिन नहीं भी पढ़ता था ना तो कभी उदास नहीं होता था, और किसी दिन 10 घंटे भी पढ़ लेता था ना तो कभी ओवर एक्साइटेड नहीं होता था। तो मेरी जो सफलता का जो बैलेंस, जैसा कि पूछा गया है कि मानसिक स्थिति कैसे रहती थी, मानसिक स्थिति शुरू में रहती है डामाडोल रहता है कि कभी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या तो कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप दोनों के बीच का बैलेंस बना के रखोगे ना, तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। मेडिकल फील्ड को सिविल सेवा की तरफ कितना उठाया, जैसा कि मैंने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान ही मैंने ये सोच लिया था कि मुझे सीजीपीएससी की तैयारी करनी है। तो बस आ गया ये सोच के कि मुझे कुछ और अच्छा करना है लोगों के लिए और समाज को और ज़्यादा सेवा दे पाऊँ। इसलिए मेरे को लगा कि, और मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस फील्ड के हिसाब से ज़्यादा बेहतर था, इसलिए मैंने इधर आया मेडिकल से। रटने और समझने में बहुत अंतर है। ये दिल्ली IAS एकेडमी जो आए हो आप ना, आपको अच्छे से समझा देगा। इसका आंसर आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू के दौरान ज़रूर मिल जाएगा। आप बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ बस। हाँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो तैयार कर लो कि किस एरिया से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आते हैं या बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं। वो 1-2 ही रहते हैं, या किसी टेस्ट में बहुत ज़्यादा 10-20 रहते हैं, लेकिन जब पेपर दिलाने जाओगे तो आपको उतने क्वान्टिटी में नहीं मिलेंगे वो, और आएंगे तो सबके लिए टफ होंगे। तो घबराना नहीं है, ईजी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। प्री क्वालिफाइंग है, टॉप करना नहीं है, तो क्वालिफाइंग की तरह उसको लेना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ज्ञान से। जब आप प्री पढ़ोगे, सर से मेंस पढ़ोगे, जब आपके पास कंटेंट होंगे, जैसा कि सर कहते हैं हमेशा कि मैं बिल्डिंग ब्लॉक देता हूँ, आपको वहाँ आंसर जाके लिखना है और तैयार करना है। तो सर की एक एक बात पढ़ाई के अलावा जो भी वो कहते हैं ना, वो इतनी वैल्यूएबल है। अगर आप उसको आत्मसात करोगे ना तो आप अलग ही लेवल पे पाओगे। कॉन्फिडेंस लेवल उसी से आ जाएगा। बस सर की हर बात पे ध्यान दो। पढ़ाई तो वो पढ़ तो सब लेते हैं शायद, पढ़ तो आप शायद इंटरनेट से भी लोगे, पर जो यहाँ पे सर के साथ रहने का फ़ायदा है ना, वो आपको जीवन भर काम आएगा। मतलब प्रशासक तो शायद कोई भी बन जाएगा, पर अच्छा प्रशासक अब अच्छे सोच से और अच्छे इंसान से बन पाओगे, जो कि मैंने सर से ही सीखा है। रिवीजन और शॉर्ट्स नोट्स, जैसा कि कहा कि मैंने, ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हो। प्री की पढ़ाई हो, मेंस की पढ़ाई हो, आप एक
वो सीक्वेंस तैयार रखो कि इस सब्जेक्ट को मैं ये पढ़ूँ, इस समय पढ़ूंगा और इसके बाद इस टाइम के बाद अपनी रिवीजन तैयार करूंगा। और शॉर्ट नोट्स ऐसा है कि अपनी राइटिंग में अपने को समझ में आना चाहिए, ऐसे होने चाहिए एटलीस्ट कि जब आप उसको एग्ज़ाम के टाइम पे रहो तो फाइनल एग्ज़ाम के समय पढ़ सको, फाइनल एग्ज़ाम के जाने से पहले उसको तैयार कर सको। इतने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जो चीज़ें याद हैं वो छोड़ दो, जो जिसमें तकलीफ होती है उसको लिख लो। नौकरी में है या नौकरी छोड़ चुके हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं ऐसा लगता है वो जॉब में हैं, तो फ्रेशर्स के साथ क्या दिक्कत है तुमको नहीं पता? पहले मैं एक जवाब देता हूं फिर तुम बताना। जिनकी जॉब होती है जैसे इसकी है या किसी और की है, उसको पता होता है कि मेरी ज़िंदगी में 2 ही घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो वो टाइम की वैल्यू करता है। उसको पता है ये 2 घंटे कल मिले ना मिले। और जो 24/7 365 घर वालों द्वारा छोड़ दिए गए हैं कि बेटा जब पढ़ना है पढ़ ले, तो कहता है अब कल पढ़ूंगा। फ्रेशर की दिक्कत यह है कि उनमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन जॉब वालों से कम है। बताओ। ये जो सर ने कहा ना कि डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें ही है जो मेरे को बना के रखती थी घर में। जैसे कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था, तो बच्चे थे जहाँ पे 4-5 बच्चे जो मेरे को पढ़ाई में हमेशा डिस्टर्ब करते थे। तो चैलेंजेस हर जगह है, हर टाइप की है, हर किसी की अलग है। पर आपका जब पढ़ाई में मन रहेगा, पढ़ाई के लिए ईमानदार रहोगे, जिम्मेदार रहोगे, तो आप अच्छा कर सकते हो, कहीं पे भी रहो। तो जॉब के साथ ऐसा कुछ अलग नहीं है। अगर जॉब में रहते हुए या छोड़ने के बाद तो और करना चाहिए कि आपको करना ही है, और साथ में रहते हुए आराम से कर सकते हो। बस मन होना चाहिए कि करना है, नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपकी मनसा सही होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है। आप सोच के देखो कि एक व्यक्ति है जिसको 3 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए, उसकी मजबूरी है नौकरी करना। एक व्यक्ति है जिसको 24 घंटे हैं, 15 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए, 5 गुना, फिर भी उसका नहीं हो रहा है, 3 घंटे वाले का हो रहा है, क्योंकि वो 3 घंटे को तन मन धन से पढ़ रहा है। और वो 15 घंटे में मोबाइल चालू करके, बीप बीप सुन के, इधर जाके उधर जाके घूम फिर के पढ़ रहा है। 2 घंटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़ाए 20 घंटे पढ़ने का नाटक करने के। सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये लाख लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं और लाखों में 200 का ही सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको लाखों में एक बनना है तो उस तरह से अपने आप को डेवलप भी करना पड़ेगा। तो बस अगर आप लाखों में एक अपने आप को फील कर पाओगे, उस दिन से आपकी तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी और कंटिन्यू चलती चलेगी। बस लाखों में एक बन जाओ। एक क्वेश्चन आया है कि इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी सेलेक्ट और नहीं सेलेक्ट होने में प्रमुख अंतर क्या होता है। मैं ये कहूँगा कि हर इंसान की एक अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। सफल इंसान की स्ट्रेटजी बन जाती है, लोग उसको सुनते हैं, और असफल इंसान की भी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसको कोई सुनना नहीं चाहता। पर मैंने जो सीखा है मैंने हर इंसान से सीखा है। नेगेटिव इंसान से भी सीखा है कि क्या नहीं करना है, पॉजिटिव इंसान से भी सीखा है कि क्या क्या करना है। उसी तरह अगर आप एक असफल इंसान को देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस वो कुछ मार्क्स से चूक गया है, शायद इस बार उसका लक साथ नहीं दिया या कुछ भी, बट वो भी उसी तरह से ईमानदार रहता है, वो भी पढ़ता है जो इंटरव्यू तक पहुंचता है। तो मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेटजी हर किसी की होती है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ढालने में अच्छी लगे वो स्ट्रेटजी को अपनाओ। अगर आप बिगिनर हो तो अभी मेंस के लिए तैयारी साथ साथ थोड़े समय के लिए कर सकते हो, अगर आप मेंस की कोचिंग ले रहे हो या आपको थोड़ा बहुत मेंस का ज्ञान है। बट आप जब प्री का टाइम आएगा तो फुल फ्लेजली प्री की तैयारी करना और प्री देना। बिगिनर होने के लिए प्री के लिए पहले ध्यान दो, उसके बाद प्री जैसे ही क्लियर होता है, या प्री की प्री की परीक्षा जैसे ही क्लियर होती है, आप मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। मेंस की तैयारी खुद से देखो ऐसा है कि CGPSC का सिलेबस है वास्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इंसान, जब आप ये सोचो कि जब आप 10th में थे, उसके बाद आपने साइंस ली और फिजिक्स सब्जेक्ट चुना होगा, या साइंस को केमिस्ट्री को पहली बार देखा होगा, तो आपको लगा कि आप खुद से कर सकते हो, या बुक खोले होगे तो कितने दिन तक खुद से कर पाए होगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई खुद से फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी ऐसा नया सब्जेक्ट कर सकता है जो उसके एरिया का ना हो। फिर तो CGPSC में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो निश्चित रूप से आपको ज़रूरत है ऐसे एक मार्गदर्शन की जो आपको मेंस की तैयारी तो कराए, लेकिन आपके सिलेक्शन का भी आधार बने। तो खुद से तो मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती, वो इंटरनेट से मदद लेगा या कहीं और से लेगा। लेकिन यहाँ पे हो आप तो फिज़िकल रूप से उस चीज़ को एंजॉय करके करो,
आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। मेंस की तैयारी आप कहीं से भी करके प्रशासक तो बन जाओगे, पर मैंने कहा कि बेहतर प्रशासक या जीवन में कुछ अच्छा करना, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, ये व्यक्तित्व तो शायद मैंने तो दिल्ली IAS एकेडमी से पाई है, और इस चीज़ के लिए मैं खुल के कह सकता हूँ, मन से कह सकता हूँ और हर जगह कह सकता हूँ। हेलो, मेंस ही नहीं, पूरे PSC की तैयारी भी यदि आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। फिर वही 3 शब्द हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन। तो अब बंद करें इसको, ठीक है? चलो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अंकित का। और जैसा मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम अब 60-65 क्लासरूम सिलेक्टेड हैं, उसमें से आधे भी लोग यदि यहाँ आते हैं, अब जगहों पर लोग हैं, तो उन सब के वीडियोस, इंटरव्यूज आप तक पहुँचाएंगे। उसको समय देखकर सिर्फ देखिए मत, उससे सीखिए। एक होता है देखना, दिखाना, घर में मम्मी देखो ये सिलेक्ट हुआ है, मेरी कोचिंग से है, मैं भी हो जाऊंगा। सौरभ सर कोई भभूत थोड़ी मार रहे हैं कि हो जाओगे। वो उन इतनी भीड़ में से 10 लोग निकल के आए हैं, तो वो 10 लोग तो दिख रहे हैं, वो बचे हुए -10 बाकी लोग कौन हैं? जो देखते हैं, सीखते नहीं हैं। तो आपको सीखने वाला बनना है, देखने वाला नहीं, ठीक है? एनी लास्ट वर्ड? लास्ट वर्ड, एक पर्ची है जो मैं फ़ोटो खींच के डलवा दूंगा। इस पर्ची में वो सारी बातें लिखी है, अगर इसको आप अमल करोगे और आत्मसात करोगे तो हर टाइम अपने आप में एक एनर्जी फील करोगे और आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। बस यही कहूँगा। चलो, थैंक यू।